सो जय हिंद एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर करंट अफेयर्स क्लास। आज 30 जून का है। जो टॉपिक हमारे पास आज है, पहला टॉपिक है बीजेपी डिमांड्स सीबीआई प्रोब इनटू द अलीज्ड असॉल्ट ऑन द माइनॉरिटी वीमेन लीडर इनटू द बंगाल। इसमें सिर्फ ये पढ़ेंगे कि वीमेन नेशनल वीमेन कमीशन है, उसका क्या रोल है, थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे, वरना इस न्यूज़ से कोई खास नहीं है, ये ऐसे ही पॉलिटिकल न्यूज है। देन वी विल सी LCA MK1A, जो हमारा फाइटर जेट है, इंडिजीनियस है, हमने खुद बनाया है। तो इसके बारे में भी बेसिक जानेंगे कि क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ था, थोड़ा सा इसका पर्सपेक्टिव देखेंगे। तो ये जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, जहां पे हम डिफेंस की बात करते हैं, इंडिया का डिफेंस सिस्टम क्या है, उसका पार्ट होगा। थर्ड है क्रिएट ए फोर्स दैट इज फर्स्ट इन द फील्ड ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू जो हमारे पास फोर्स है, उसके बारे में ये दिया हुआ है, तो जस्ट उतना ही जानेंगे। तो ये जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट। Then we will study the India bloc plans to united front for the possible deputy speaker। तो इलेक्शन को लेके हमने देखा, अभी थोड़ा सा स्पीकर के पोस्ट पे दिक्कत थी, अभी डिप्टी स्पीकर के लिए भी हम देखते हैं कि कंटेस्ट हो सकता है। तो थोड़ा सा आर्टिकल 93 के बारे में हल्का सा देखेंगे। Then we will see that the quota post cannot be unreserved। यूपी गवर्नमेंट रिप्लाइज टू अनुप्रिया लेटर्स। तो एक जो लीडर है यूपी की, उन्होंने बोला है कि जो गवर्नमेंट है यूपी की, वो जो पोस्ट है रिजर्व कैटेगरी की, SC ST जैन OBC को, उस पे एक तो भर्ती नहीं ले रहे, और दूसरी बात उसको जो सीट बच रहा है उसको वो कन्वर्ट कर दे रहे हैं नॉर्मल में। तो कहीं ना कहीं जो डिसएडवांटेजियस सेक्शन के कम्युनिटी के लोग हैं, उनको जो मिलना चाहिए, उनको जो बेनिफिट, वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस पे देखेंगे क्या लॉ है, कैसे है। आर्टिकल 15-16 को हल्का सा देखा जाएगा। ओके, देन वी विल सी दैट व्हाई हैज द NTA फेल्ड टू डिलीवर। जो हमने देखा कि नीट का इलेक्शन, नेट का इलेक्शन सब कहीं ना कहीं अभी पोस्टपोन हुआ है या रीशेड्यूल हुआ है, या तो लीकेज है या तो करप्शन है, इरेगुलरिटीज है। तो NTA कहाँ फेल कर रहा है, इस पे क्या क्या प्रेशर है, क्यों बनाया गया था, कैसे ये इवॉल्व हुआ है, तो गवर्नेंस में ये आ जाएगा, जीएस पेपर 2 मेंस। देन वी विल सी दैट द व्हाट इज होल्डिंग अप द टिस्टा ट्रीटी। टिस्टा रिवर के बारे में कंटिन्यूसली हमने देखा है कि तीस्ता को लेके हो रहा है। तो इस पे थोड़ा सा इन्होंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया कि कब स्टार्ट हुआ है, कहाँ कहाँ दिक्कतें हुई हैं, कब एग्रीमेंट होने के चांस थे, कहाँ पे ब्रेकअप हुआ है। तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहाँ मामला सुलझता है, वो यूनियन गवर्नमेंट दोनों जगह के तो चाहते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का मामला अटक रहा है। जो बनर्जी है, ये ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, तो वो विरोध कर रही है ना, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल आ जाता है, तो दिक्कत आता है। तो यही इस आर्टिकल में ये एक्सप्लेन किया है कि कहाँ कहाँ हमने एकदम क्लोज थे कि ये वाला हम ट्रीटी फाइनलाइज करें। अभी भी क्लोज है, क्योंकि अभी जो इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि हमारी जो टीम है, टेक्निकल टीम, वहाँ जाएगी कि मैनेजमेंट कैसे किया जाए। अब उसका बहाना बना रहे हैं ओवरऑल ट्रीटी के ही जैसे। अब वेस्ट बंगाल विरोध न करे तो हम कह रहे हैं हम तो ट्रीटी कुछ कर ही नहीं है। हमने एक कमेटी बैठा दी है जो जो तीस्ता है उसका वाटर मैनेजमेंट कैसे वो देखेगा। ठीक है, तो इंडिया बांग्ला का जो रिलेशनशिप है उसमें हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट न्यूज होगा व्हाट वाज द टसल ओवर द कोवैक्सीन IPR। तो जो पेटेंट को लेके कोवैक्सीन पे अभी इश्यू आया था, दो कंपनियां जिन्होंने इसको डेवलप किया था, एक कंपनी के नाम पे थी, एक को इग्नोर किया था। तो ये है कि अपने प्राइवेट प्रॉफिट लेने के लिए जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी उसको इग्नोर किया। तो उस पे ये एनालिसिस है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में ये आएगा, जीएस पेपर 3। ओके, देन वी विल सी दैट द ओवरलॉर्ड ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। यहाँ पे IMF की बात कर रहा है कि IMF जो अभी हम लोग केन्या में देख रहे थे कि केन्या में टैक्स लगा, फिर IMF ने अपना इम्पोज किया डिफरेंट कंडीशन, उसके बाद वहां पे विरोध हुआ तो वो कंडीशन हटाया गया है। तो IMF का क्या रोल है इसमें, IMF किस तरीके से प्ले करती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फोरम, यही है ना, क्या नाम है IMF का, यही है ना, तो वो कैसे करते हैं उसके बारे में हम करेंगे। यहाँ पे मेनली डिस्कशन इस बात पे है कि IMF एंड द वर्ल्ड बैंक के बीच में कैसे ओवरऑल जो वर्ल्ड का गवर्नेंस है, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल, वो कैसे US एंड वेस्टर्न कंट्री के हेजेमनी के लिए वर्क करते हैं। ओके, then we will see that the India's lack diagnostic test for the emerging infection disease। तो हमने देखा कि अभी जो जीका वायरस है या
बर्ड फ्लू है वो कंटिन्यूअसली आउटब्रेक होता रहता है, कभी केरला में, कभी यूपी में, कभी और स्टेट्स में। लेकिन दिक्कत है कि अभी तक इसका टेस्टिंग ही अप्रूव नहीं किया गया है। मतलब टेस्टिंग अंदाजे पे दवा दे रही है। गवर्नमेंट के पास कोई फुल प्रूफ टेस्टिंग प्रोसीजर नहीं है, कोई टेस्टिंग डिवाइस नहीं है। तो इस पे ये आर्टिकल है। ओके, अगेन बेसिक साइंस। देन वी विल सी दैट इन स्टेम फैब्रिक, तो एक हमारे पास न्यू टाइप का एक हमने डिवाइस वो जनरेट किया है। एक तरीके से हम जो इंसेक्टिसाइड होता है जो कीट पतंगों को मारने के काम आता है, वो जैसे जनरली जो लोग फार्मर्स होते हैं जब उसको छिड़कते हैं तो उन्हीं की स्किन को इम्पैक्ट करता है। तो एक तरीके से डेवलप किया गया है कि उनकी स्किन को ना इम्पैक्ट करे, कहीं ना कहीं केवल जो खेत में जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं इंसेक्टिसाइड, सिर्फ उन्हीं पे इम्पैक्ट करें। लास्ट होगा कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम एक्सटेंडेड टू एमएसएमईज। एमएसएमईज का क्या मतलब हुआ? गुड, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो, एम से माइक्रो, फिर स्मॉल, फिर मीडियम। सबसे छोटा माइक्रो होगा, उससे बड़ा स्मॉल, इसके बाद मीडियम। इंटरप्राइजेस का मतलब जो इंडस्ट्रीज होते हैं छोटे लेवल पे वो होते हैं। तो उनके लिए ये सिर्फ आप स्कीम याद रखिएगा, कभी भी एमएसएमई की बात है तो गवर्नमेंट ये वाली स्कीम दे रही है ताकि एक्सपोर्ट प्रमोट कर सकें। तो जस्ट इतना ही इसके बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पहला तो वर्ल्ड कप है, तो ये आपको पता ही होगा कहाँ पे हो रहा था। इंडिया विनर है। मैन ऑफ द मैच? अच्छा, और मैन ऑफ द सीरीज? अच्छा, कौन? आज आप लोग मतलब मैच तो इंटरेस्ट से देखा कीजिए आप लोग। मैं भी नहीं देखता हूँ। अच्छा, ठीक है, वो अभी देख लेंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि सीबीआई होल्ड सोर्स इन द गुजरात इन द नीट लीक्स केस और वन मोर हेल्ड। तो नथिंग, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज है, कंटिन्यूअसली हो रहा है। पॉलिटिकल का एक तरीके से पॉलिटिकल एंड क्रिमिनल दोनों मिक्स है, तो यहाँ पे हम उतना नहीं जाएंगे डिटेल में। ईरान में इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक वर्ड आया है, यहाँ पे रन ऑफ हो गया है। तो रन ऑफ क्या होता है इलेक्शन में? रन ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है रन ऑफ हो गया है। इलेक्शन हुआ, रन ऑफ हो गया है, तो दोबारा इलेक्शन होगा। इसका क्या मतलब हुआ रन ऑफ? जैसे नॉर्मल हमारे वहाँ है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अगर 10 लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन में और एक को 25 मिला, फिर उसके बाद वाले को 20 मिला, फिर 18 मिला, फिर किसी को 10 मिला, 5 मिला, तो जो 25% पाया वो जीत जाएगा। ये होता है। एक होता है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को फॉलो करते हैं कि कितने भी लड़े लेकिन एक जब तक 50 से ज्यादा नहीं पाएगा तब तक उसको विनर डिक्लेयर नहीं करते। तो नॉर्मल जब इलेक्शन होता है तो मानिए जैसे कि 25 पाया, फिर 20 पाया, उसके बाद किसी ने 15 पाया, 10% पाया, ऐसे वोट परसेंटेज में बता रहा हूँ। तो क्या किया जाता है ऐसे कंडीशन में, जो टॉप 2 होते हैं 20 और 25 वाले को सिर्फ उसको रखा जाता है और को एलिमिनेट करा के दोबारा इलेक्शन होता है। और अब जब 2 के बीच में होगा तो एक को तो 50 से ज्यादा ही मिलेगा, नॉर्मल यही है। या तो टाई होगा, टाई होने के बहुत कम चांसेज है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा कि कहीं टाई हो जाए, वरना नॉर्मल हो जाता है। अगर टाई होगा तो फिर तीसरी बार भी इलेक्शन होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ईरान में जो रूल है, जो वहां पे फॉर्मेट है, फ्रेमवर्क है, वहां पे हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलता है तब तक हम इलेक्शन कराते हैं। इंडिया में भी ये है। किसके लिए इंडिया में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लिया जाता है? किस कंडीशन में? प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो वहां पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लिया जाता है। ठीक है, वो प्रेसिडेंट का जब देखेंगे तो वहां पे हम देखते हैं कि जब तक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं हो तो उसमें भी एलिमिनेट किया जाता है। और इंडिया में जैसे वो वाला जो सिस्टम है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, वो प्रोपोर्शनल सिस्टम है। मतलब जो जितना परसेंटेज ऑफ द वोट पाया रहेगा उस प्रोपोर्शन से उसको वोटिंग राइट होगी। ऐसे ही सेम जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है उसमें भी प्रोपोर्शनल सिस्टम है। जो मतलब जैसे यूपी में है, चलो तभी पढ़ेंगे, अभी मैं नहीं अब ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो रन ऑफ यहाँ पे हो गया। यहाँ पे जो 2 थे, जैसे एक को 42% मिला, सेकेंड वाले को 38 मिला है, और बाकी लोगों को कम मिला है। जैसे थर्ड वाले को मिला है नियर अबाउट 10%, कहीं इसमें है, और 13% है, और एक को 1% मिला है। मतलब ये है, 4 लोग मेन थे, टोटल 6 थे, बाद में 2 को एलिमिनेट कर दिया था, 4 लोग कंटेस्ट किए थे।
जो सबसे ज्यादा पाए हैं उनको 42% है, इंडिया रहता तो जीत गए होते, लेकिन वहां पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, तो ये दो को हटा के अब इन दोनों लोगों के बीच में होगा, और जिसको भी 50% से ज्यादा होगा वो डिक्लेयर हो जाएगा विनर। ओके, तो ऐसे कंडीशन में रन ऑफ होता है, ये तो आपको अब क्लियर है ना क्या है रन ऑफ। यहाँ पे सियोक नदी में एक इंडियन आर्मी अपना एक्सरसाइज कर रही थी, ट्रेनिंग ले रहे थे, तो स्लिप करके सियोक नदी में ये टैंक फॉल हो गया, तो 5 लोगों की डेथ हो गई। तो यहाँ पे हमें सिर्फ जानना है कि सियोक नदी कहाँ पे है। मैप में एक बार सिर्फ इसको, ईरान का एक बार ये देख लेते हैं। ईरान यहाँ पे है वेस्टर्न एशिया में। थोड़ा एक बार मैप आप लोग खोल के देख लीजिए तो क्लियरिटी रहेगी। ईरान का जो कैपिटल है वो क्या है? तेहरान। ईरान का जो बॉर्डर टच कर रहा है यहाँ पे इराक से कर रहा है, बैक साइड में इधर पाकिस्तान से कर रहा है जो दिख नहीं रहा है, ऊपर किससे कर रहा है? तुर्कमेनिस्तान से। नदी जो सी है वो कौन कौन सा सी है? यहाँ पे कैस्पियन सी है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, तो ये टच कर रहा है। क्लियर? यहाँ पे इधर अरेबियन सी भी टच कर रहा है, तो वहां पे देखिएगा हम एक चाबहार पोर्ट भी बना रहे हैं। बंदर अब्बास, ये बंदर अब्बास है, इस पोर्ट पे भी एक तरीके से लिंकेज का काम चल रहा है। तो ये सब चीजें न्यूज में रहती हैं, अगर कभी पूछ दे तो ये क्लियरिटी होना चाहिए किससे रिलेटेड है। तो चाबहार ईरान में है, बंदर अब्बास ये भी ईरान में है। ओके, ये सऊदी अरबिया से टच नहीं करता है, कहीं टच कर रहा है? नहीं टच कर रहा है, सेपरेटेड है बाय द पर्शियन गल्फ। पर्सिया पुराना नाम है ईरान का, पर्सिया। क्या मैरीटाइम बाउंड्री तो टच करता है, मेन लैंड बाउंड्री नहीं टच करता। मैरीटाइम तो यहाँ टच नहीं कर रहा है, या आधा इसका होगा आधा इसका होगा, तो टच कर रहा है। मैरीटाइम बाउंड्री है लेकिन लैंड बाउंड्री नहीं है। ओके, लैंड बाउंड्री में सिर्फ इराक से है। इराक हल्का सा ये देखिएगा पर्शियन गल्फ से टच करता है। कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि इराक लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड नहीं है, ये टच कर रहा है या पर्शियन गल्फ से हल्का सा। क्लियर? तो ये सब चीजें समझ में आ रही। सऊदी अरबिया यहाँ हो गया, सीरिया यहाँ पे हो गया, फिर ये जॉर्डन हो गया और ये इजिप्ट हो गया, यहाँ पे लड़ाई चल रहा है। ये गाजा स्ट्रिप ये वाला एरिया है। तो इस पे हर साल यूपीएससी 1-2 क्वेश्चन पूछता है। सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ये न्यूज हम जब भी न्यूज आए एक बार मैप खोलिए ये वाला और ये हमेशा देखिएगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए मेडिटेरियन सी इधर है, पर्शियन गल्फ इधर है। यहाँ से कनेक्ट करना हो इंडिया को तो इसी बीच से आते आते आएंगे, तो हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं अंडर द, हाँ गाजा एकदम इससे बॉर्डर है। सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का है ना, इस ये सिनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का जो बहुत फेमस है, हमेशा यहीं पे युद्ध होता है इजराइल से। तो ये जो गाजा का ये वाला है यहाँ पे बॉर्डर है इजिप्ट का। अभी न्यूज में था, अगर आप न्यूज कंटिन्यू पढ़ रहे होते तो इजिप्ट वाले भी बॉर्डर को बंद कर रहे थे बीच में। खाना वाना जो जा रहा था इधर से, इजराइल इस बॉर्डर को भी बंद कर रहा था। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इस पे एक न्यूज नीचे है वो भी हम लोग देखेंगे। क्लियर हो रहा है ना ये सब? बस बार बार देखेंगे तो याद होने लगेगा। नेक्स्ट न्यूज जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं वुमेन लीडर इन द बंगाल। ये बीजेपी की लीडर है, इन्होंने कंप्लेन किया है कि वीमेन्स जो अपोजिशन लीडर है उनके साथ मिसबिहेव एंड कहीं ना कहीं उनके साथ वायलेंस हो रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसका हम बेसिक देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे? सियोक वाला देखा था हम लोगों ने, सियोक था, सियोक का मैप। सियोक रिवर जो इंडस का है मेन ट्रिब्यूटरीज है। सियोक ये है, ये रिवर है, इंडस में जाके यहाँ टच कर रही है। ये ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर का है। समझ में आ रहा है जम्मू एंड कश्मीर का ये वाला पिक्चर? जम्मू एंड कश्मीर ये इंडस से आके मिल जाता है, इंडस का ट्रिब्यूटरीज है। हाँ, यहाँ से होके मतलब ये जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो कश्मीर वाला एरिया में हल्का सा ये आ जाता है। लद्दाख का ही मेन पार्ट है, लेकिन ऊपर यहाँ पे जाएगा तो मेन ये पीओके में है। जैसे हम तो अभी भी इस एरिया को अपना ही करते हैं ना, जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट, लेकिन है ये पीओके में। लद्दाख से होके लद्दाख में ही रह जाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं पीओके से होके इंडस से टच करके मतलब इंडस में जाके मिल जाएगा। क्लियर? ये वाला एरिया नहीं है हमारे पास, ये है पीओके यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हम शो तो करते हैं ना कि हमारा एरिया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज जो है
नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन, ये जो कमीशन बना था ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब लॉ हमने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कहीं पे भी मेंशन, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स टोटल 5 होंगे, एक चेयरपर्सन होंगे एंड 4 नॉर्मल मेंबर होंगे, ठीक है। इनका भी कंडीशन सेम होगा कि जो एज होता है या तो 3 साल के लिए 70 ईयर्स के लिए, ओके। यहाँ पे 5 मेंबर्स दिया है, एक बार चेक करना पड़ेगा 4 है कि 5 है, ठीक है। एलईसी का देखें, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसकी काफी अच्छी हिस्ट्री है। ये बनने में नियर अबाउट मुझे लग रहा है 40 साल से ज्यादा लग गया, 40 क्या मुझे लग रहा है 50 साल लग गए हैं, अभी भी ये इंडक्ट नहीं हुआ। जैसे ये माना जाता है कि एक ओवर एम्बिशियस था इंडिया का। 1970 में जब इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर बम वेपन का टेस्टिंग किया था, उस समय से टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग थी, तो हमें सारे जो कंट्रीज थे यूएस रसा सब ने हमें टेक्नोलॉजी देना बंद कर दिया। तो यूएस उस समय इंदिरा गांधी जोश में आके उन्होंने कहा कि हम फाइटर जेट बनाएंगे। फाइटर जेट बनाना उस समय बहुत मुश्किल था, अभी भी बहुत मुश्किल है, अभी भी फाइटर जेट कोई नहीं बना पाता है। मेन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं 5-6 वही बनाती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में अभी भी कोई नहीं बनाता है। तो 1973 में ही ये डिक्लेयर हो गया था, जब हमारा प्लान चल रहा था कि टू टेस्ट द दिस न्यूक्लियर बम। तो पहला इसका अनाउंसमेंट हुआ था 70s के आसपास, 80s दिया है, लेकिन ये 75 के आसपास इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, ओके। फिर इसका इंजन, अभी तो सिर्फ ढांचा बनाने में 20 साल लग गया। जब अटल बिहारी थे तब हुआ कि इंजन बनेगा, इंजन भी हम नहीं बना पाए। जनरल इलेक्ट्रिक्स बाहर की कंपनी है, उससे हमने कोलैबोरेट करके वो बनाया। तो तेजस नाम ऐसे आया कि अब जब अटल बिहारी वाजपेयी को लगा कि अब हम बना लेंगे अपना जेट, तो वो 1-2 साल तक सोचते रहे उसका नाम क्या रखा जाएगा, तो उन्होंने तेजस रखा नाम 1999 में। हमने प्लान किया था 1970-75 के आसपास, फिर हमने इसको जब नामकरण हुआ वो 1999 2002 के बीच में, और 2019 में जाके ऑपरेशनल इंडक्शन हुआ है, मतलब ऑपरेशन में लाया गया है। उसके पहले अभी टेस्टिंग ही चल रही थी कंटिन्यूअसली। आई थिंक 2013 में ऑपरेशनल क्लियरेंस आया एंड फाइनल जो इंडक्शन था वो 2019 में किया, मतलब अब यूज होगा। 5 साल तक टेस्ट किया कि यूज करने लायक है कि नहीं, क्योंकि जो जेट होते हैं उनको काफी मैनूवर करना पड़ता है, हवा में ही पूरा पलटी उल्टी मार के, काफी उसमें मिसाइल विसाइल सब अटैच होता है, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। नॉर्मल प्लेन बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, इंडिया में प्लेन नहीं बना पाते हैं। लेकिन एयरक्राफ्ट का होता है कि आपको हवा में ही फ्यूलिंग का भी सिस्टम होता है कि चलते चलते कभी कभी फ्यूल खत्म हुआ तो उसमें ऐसा होता है कि पाइप दोनों से निकलेगी, फ्यूल दोनों कनेक्ट होगा। तो काफी टफ टेक्नोलॉजी होता है कहीं ना कहीं, लेकिन अब हमने इसको बना लिया है। लेकिन अभी भी जो इसका इंजन है वो कहीं ना कहीं हम कोलैबोरेट करके बाहर से ही ला रहे हैं, ओके। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, जो हमारा मेन फोर्स है दैट इज द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, और उसको हमने जो बजट बढ़ाया, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट से लेके अगर क्वेश्चन आए कि अभी तक हमने क्या अचीव किया है, मतलब क्या गवर्नमेंट की है, तो जो बजट इंक्रीज हुआ है वो 60,000 करोड़ से लेके 2 लाख करोड़ पिछले 10 साल में हुआ है। ये चीजें एक पॉइंट यहां से हम नोट कर सकते हैं, बाकी सब कुछ वही रहेगा, ओके। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया ब्लॉक प्लान्स टू यूनाइटेड फ्रंट फॉर द ए पॉसिबल डिप्यूटी स्पीकर इलेक्शन। तो जो डिप्यूटी स्पीकर का पोस्ट आता है वो आर्टिकल 93 कहता है कि आफ्टर द इलेक्शन, जब लोकसभा का जनरल इलेक्शन हो उसके बाद तुरंत स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होना चाहिए। वो उसमें टाइम फ्रेम नहीं मेंशन है। तो यहाँ इन्होंने बोला भी है कि देयर इज नो, हाउएवर इट डजंट प्रोवाइड द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम कि 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल, वो क्लियरिटी नहीं है। इसी वॉगनेस के कारण लास्ट जो 5 साल है गवर्नमेंट ने निकाल दिया विदाउट डिप्टी स्पीकर, ये पहली बार हुआ है। तो ये चीजें याद होनी चाहिए। दूसरी चीज ये याद होनी चाहिए कि जो 2000 अभी कंटिन्यूअसली ये ट्रेडिशन जो 1990 से चल रहा है कंटिन्यूअसली, वो ये था कि जो स्पीकर का पोस्ट था वो जो पार्टी पावर में उसको जाएगी, और जो डिप्टी स्पीकर का था वो मेन अपोजिशन, जो सबसे बड़ी अपोजिशन थी, उसके पास जाती थी। तो ये लास्ट ईयर नहीं किया, और इस साल थोड़ा सा यहाँ पे अभी होने के चांसेस है। वो तो स्पीकर के ऊपर है कि कराते हैं कि नहीं कराते। उस दिन हमने क्या पढ़ा था
कि स्पीकर के पोस्ट का इलेक्शन का डिक्लेरेशन कौन करेगा, अनाउंसमेंट? प्रेसिडेंट करेगा, और डिप्टी स्पीकर के लिए स्पीकर करेगा। तो ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे एक आपको जब मेंस का वो आंसर लिखना है तो जीएस पेपर 1 में सोसाइटी में एक टॉपिक है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म के लिए अगर कभी पॉइंट आता है, जो बीजेपी डिफीट हुआ है फैजाबाद में, अयोध्या में, तो कहीं ना कहीं दैट इज अगेंस्ट द हिंदुत्व, बीजेपी हिंदुत्व एजेंडा। कहीं ना कहीं जो राम मंदिर का मुद्दा था वो था कि कहीं ना कहीं हिंदू वोट के लिए एक तरीके से था, ठीक है। कहीं ना कहीं वहीं से हार गए, तो कहीं ना कहीं लोगों ने नकार दिया है खुद वहां पे। तो ये कहीं ना कहीं अगर कम्युनलिज्म में लिख रहे हैं तो रिसेंट का एग्जांपल ये हो सकता है कि जो फैजाबाद से डिफीट हुआ है, दैट इज एग्जांपल ऑफ द डिफीट ऑफ द हिंदुत्व एजेंडा बाय द पीपल इटसेल्फ। और दूसरी सबसे अच्छी बात की ये जो जिन्होंने डिफीट हराया है, द पर्सन इज फ्रॉम द दलित कम्युनिटी। तो कहीं ना कहीं एक और तरीके से दिया जा रहा है कि जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि मंडल और कमंडल का जो राजनीति है, मंडल का मतलब मंडल कमीशन, जो मंडल कमीशन जिन्होंने ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लाया था, तो उसको मंडल राजनीति कहा जाता है। कमंडल का होता है कि राम जन्मभूमि को लेकर जो मूवमेंट चलाया जा रहा था उसको कमंडल की राजनीति कहा जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे कि इसमें हमेशा चीजें बदलती रहती हैं, कभी हिंदुत्व एजेंडा चला जाता है तो कभी वो डाइल्यूट हो जाता है, कभी मंडल का जो एजेंडा होता है या पॉलिटिक्स होता है वो ज्यादा हेवी हो जाता है। इस बार देखा जा रहा है कि जो मंडल का जो जातिवाद का इफेक्ट था वो ज्यादा था इस इलेक्शन में एज कंपेयर टू द रिलीजियस इफेक्ट। जैसे लास्ट 10 ईयर में हम देख रहे थे कि रिलीजियस बेसिस पे ज्यादा लोगों का वोट पड़ा था, इस बार हमने देखा है कि कास्ट ज्यादा बायस था। जैसे पॉलिटिकल साइंस का है, ऐसे हमें कोई इसमें नहीं लाना है, बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक थोड़ा सा ये क्लियरिटी होना चाहिए, ठीक है। एनीथिंग एल्स? समझ में आ रही है ये चीज? यहाँ पे है कि डिफेमेशन सूट है, वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है उन्होंने फाइल किया है वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी के खिलाफ। तो डिफेमेशन केस क्या होता है? व्हाट इज द डिफेमेशन? हम्म हम्म जैसे एक है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है कि हमें बोलने की आजादी है, आर्टिकल 19 देता है। लेकिन बोलने की आजादी कितनी होनी चाहिए? ऐसा थोड़ी कि बोलने की आजादी का मतलब कोई किसी को गाली देना स्टार्ट कर दे या कोई किसी के बारे में झूठ फैलाना स्टार्ट कर दे। तो बैलेंस होना चाहिए ना। आर्टिकल 19(1) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, लेकिन आर्टिकल 19(2) देयर इज द रिस्ट्रिक्शन इस बेसिस पे है कि डिफेमेशन नहीं होना चाहिए, एक लेवल तक होना चाहिए। अगर आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो प्रूफ होना चाहिए, और एक लेवल तक ऐसा होना चाहिए कि एक मर्यादित होनी चाहिए। आप पब्लिकली किसी को अब्यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा कि हमारे पास जो एक्ट है वो 598 है एंड 500 है। आईपीसी 599 है एंड 500, दो आईपीसी का है, इंडियन पेनल कोड में दो सेक्शन है जो डिफेमेशन के कोर्स को क्रिमिनलाइज करते हैं। डिफेमेशन क्रिमिनल केस भी होता है, सिविल केस भी होता है। सिविल केस में सिर्फ आप में पैसे लगाए जाएंगे कि आपको 5 लाख 10 लाख। जब भी अभी हाल ही में एक केस आया था कि जो अमित शाह के बेटे हैं उनका अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ था और उसमें ग्रोथ बहुत हाई था, 50,000 से स्टार्ट करके उन्होंने कई करोड़ मतलब 1000 करोड़ का ले गया। तो किसी पेपर ने निकाल दिया था ये बात, पूरा उन्होंने एनालिसिस किया था कि इतना बड़ा ग्रोथ 10 साल में कैसे हो सकता है। तो अगेंस्ट उनके केस हो गया पेपर के कि 100 करोड़ का मानी हानि का वो उन्होंने किया, तो उन्होंने अपना न्यूज वापस कर लिया था। तो मानी हानि का मतलब होता है कि एक कहीं ना कहीं वो एक होता है कि पैसे को लेके होगा, दूसरा होगा पनिशमेंट को लेके। तो जो पैसे को लेके होगा वो क्रिमिनल वो सिविल केस होगा, और जो पनिशमेंट होगा कि 2 साल 5 साल की सजा होगी, दैट विल बी अंडर द सेक्शन 499 एंड द 500, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिबेट ये चलता है कि किस लेवल तक। तो यहाँ पे कभी कभी ये होता है कि केसेस बहुत जाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस जाती है कि अगर आप ऐसे करें तो कोई भी पॉलिटिशियन है, जैसे यही केस था अमित शाह का केस, तो कहीं ना कहीं ट्रूथ बाहर नहीं हो आ पाता है ना। आपने डरा दिया, 100 करोड़ कैसे कोई देगा? एक नया पेपर है, छोटा पेपर है, तो वो नहीं, कभी कभी ट्रूथ को ही दबाने के काम में आता है डिफेमेशन केस। या तो वो रिस्क ले इतना बड़ा, थोड़ा भी गलती होगा तो दैट हैव टू पे दैट मच।
तो होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड कहीं ना कहीं पावर का मिसयूज भी अगर डिफेमेशन के कारण लोग यूज करते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस गया था, 2013 का ये केस है शायद, सुब्रमण्यम स्वामी केस। तो उसमें बहुत डिस्कशन के बाद जो सुप्रीम कोर्ट 2016 का केस है, सुब्रमण्यम स्वामी केस 2016 का है, सुप्रीम कोर्ट ने हटाने से मना कर दिया। इसमें केस में ये डिमांड था कि जो ये डिफेमेशन का केस है इसका मिसयूज होता है। जो भी पावरफुल लोग होते हैं, वो मानिए मैं कुछ बोलना चाहूँ किसी बड़े पॉलिटिशियन के खिलाफ, वो मुझ पे पहले ही 100 करोड़ का कर दे या 2 करोड़ का ही कर दे, मैं डर जाऊंगा बोलने से पहले। तो विदाउट मतलब उसके, अगर मेरा बात सही भी है लेकिन मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं मुझे फंसाया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं द पर्सन विल नॉट एबल टू स्पीक, वो ट्रूथ नहीं आ पाता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेके काफी डिबेट है। जैसे अभी देखते होंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ कई डिफेमेशन केस था, ऐसे पॉलिटिशियन के खिलाफ होता रहता है कि कुछ बोला फिर डिफेमेशन केस हो गया, फिर उसके मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन भी होता है। और जो पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन इन द पावर, जो पार्टी इन टू द पावर है, हर पार्टी, अगर कांग्रेस है तो वो भी मिसयूज करती है, अगर बीजेपी है तो वो मिसयूज करेगी। तो कहीं ना कहीं जो भी पावर में रहता है वो मिसयूज करता है इस लॉ का। तो इस पे काफी डिबेट है। तो इस पे मेंस में क्वेश्चन है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि कैसे कैसे है। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट है? आर्टिकल 19, जहां पे डिफेमेशन का जिक्र है, डिफेमेशन डिस्ट्रक्शन के लिए। और आईपीसी का 499 एंड 500 है जो डिफेमेशन के लिए करता है। जो सुप्रीम कोर्ट का केस आपको याद रखना है, वो सुब्रमण्यम स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल ठहराया था। मतलब डिबेट ये था कि इसको हटा ही दिया जाए, सिर्फ थोड़े बहुत पैसे की लगा दी जाए, बहुत ज्यादा एक लिमिट के बाद पैसे का भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब डिबेट था। इसमें क्लियर हो रहा है ये? जब आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो और इस पे हम लोग डिस्कस किया जाएगा कि कैसे क्या है। थोड़ा सा आर्टिकल 19 का ये पार्ट है तो वहां पे डिस्कशन होगी। नेक्स्ट न्यूज है, कोटा पोस्ट कैन नॉट बी अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व का मतलब रिजर्व है उसको आप हटा नहीं सकते। रिजर्वेशन का जो नंबर ऑफ सीट्स है किसी कम्युनिटी के लिए वो नहीं हटा सकते। यूपी गवर्नमेंट रिप्लाइज टू द अनुप्रिया लेटर्स। अनुप्रिया पटेल इस समय यूनियन मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्ट्री में यूनियन, और वो जो वुमेन्स एंड व्हाट वो चाइल्ड डेवलपमेंट वाली है, नहीं ये हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर की स्टेट मिनिस्टर है। मिनिस्टर का हम लोगों ने उस दिन डिफिनीशन पढ़ा था ना, कितने टाइप के होते हैं? कैबिनेट, हाँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द नॉर्मल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ओवरऑल को ये मिला के कह देंगे। तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर। ओके, तो इन्होंने कहा है कि जो यूपी में अभी पीसीएस का एग्जाम हो रहा था, खासकर इंटरव्यू जब हो रहा था, उसमें जो दलित कम्युनिटी के बच्चे थे उनको ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया कि आप उस लेवल पे नहीं है, आप इस पोस्ट के लायक नहीं है। ठीक है, तो और उस सीट को कन्वर्ट कर दिया गया नॉर्मल सीट में, जनरल सीट में। तो इस चीज को लेके यहाँ पे इन्होंने लेटर लिखा था चीफ मिनिस्टर को। तो वहां से जो रिप्लाई आया है, उन्होंने कहा कि जब बोर्ड के पास जो पेपर जाता है इंटरव्यू पैनल के पास, तो वो एक तो नाम और जाति नहीं जाता, वो कोडेड होता है। जैसे नाम है मेरा अमित, तो उसको 2 3 5 6 ऐसे करके लिख देंगे। और वो सिर्फ जो कोड के जो पीछे मेंबर रहते हैं, जो फाइनल डिसाइड करते हैं, स्टूडेंट के सामने वाले मेंबर के पास नहीं होता है, वो जो बाद में डिसाइड करते हैं उनके पास होता है। जो पैनल में बैठे रहेंगे उनके पास सिर्फ कोड जाएगा। मेरा कास्ट क्या है, वो कास्ट एकदम नहीं जाएगा, उसको कोड भाषा में आप लोग पढ़ते होंगे ना मैथमेटिक्स में, जो रीजनिंग का सवाल लगाते होंगे। हाँ, नाम तो वो बाद में पूछते हैं, लेकिन आप पे वो डिस्क्रिशन है कि उनको नहीं पता होगा उनके। ऐसा तो यहाँ लिखा हुआ है ना, इंटरव्यू बोर्ड डजंट मेंशन द नॉर्म सुटेबल इन द मार्कशीट, जो है नॉर्म सुटेबल इनटू, बट कैंडिडेट इज प्रोवाइडेड विद द ग्रेड विच इज कन्वर्टेड इनटू द मार्क्स। एक तो यहाँ पे है, यहाँ पे भी क्या है कि कैंडिडेट्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कैटेगरी, एज कवर्ड, ये जितनी भी चीजें वो कोड में जाती हैं। पर्सनल डिटेल वर नॉट प्लेस बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड, यहाँ दिखा है ना लास्ट में, ये वाला लाइन दिख रहा है। इंटरव्यू वाज बेस्ड ऑन द कोडिंग। अब मुझे नहीं पता था, यहाँ पे लिख के पहली बार मैंने पढ़ा है, मुझे लगता था नाम जाता है।
नॉर्मल भी यही होता है, मुझे भी यही लगता था कि नाम जाता है, लेकिन ये पढ़ के अभी तक किसी को मुझे लग रहा है नहीं पता था कि मुझे लगता था कि जो डैफ का पार्ट होता है, क्योंकि हम लोग भी जब डैफ एनालिसिस करते थे तो हमारे पास पूरा आता था उनका डैफ वाला, तो हमें लगता था डैफ, क्योंकि हम नॉर्मल ऐसे भी देखते हैं तो वो कुछ पेपर लेके बैठे होते हैं। लेकिन यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने जो रिप्लाई दिया है, इन्होंने कहा कि कोडिंग करके भेज दें। हो सकता है आप कोडिंग करना स्टार्ट कर दिए हो, ओके। इन्होंने यहां तक कहा है कि जो मार्क्स है वो भी मार्क्स नहीं देते हैं। जैसे जो इंटरव्यू बोर्ड मेंबर वो आपको 100 में 80 नंबर नहीं देगा, ये लोग कोड बनाए कि DEF ऐसा कुछ करके देगा, और जो फाइनल जो बाद में प्रिपेयर करेगा उसके पास वो उसका कोड पता होगा कि D का मतलब 80 हुआ, E का मतलब 75 हुआ। ऐसा यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने रिप्लाई दिया है। ट्रूथ क्या है वी डोंट नो, ठीक है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो ये सब लिखा नहीं होता है, ये तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जवाब मिलता नहीं है। तो ये इन्होंने जब यूनियन मिनिस्टर ने पूछा तो ऐसा जवाब आया है, ओके क्लियर। तो अब यहाँ पे हमारे काम का ये सब कुछ नहीं, इससे हमें नहीं लेना। हमें हमारे काम का है कि रिजर्वेशन क्या फंडामेंटल राइट्स है, कहाँ से आता है रिजर्वेशन। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 पढ़ेंगे तो यहाँ पे है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, ये साफ साफ लिखा है। लेकिन नीचे लिखा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम द मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि ठीक है देयर शुड बी द नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑल दिस थिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बोलना है कि अगर कोई पॉजिटिव प्रोविजन बनाना है, स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन, स्टेट को कोई रोक नहीं सकता है। तो इसमें क्या ये इस लाइन से हो रहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ पॉजिटिव एक्शन लेना, पॉजिटिव एक्शन क्या होता है कि जैसे मैं रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मेरे लिए पॉजिटिव स्टेप यही होगा ना कि मेरे लिए कुछ रिजर्व कर दिया जाए कुछ सीट। जैसे 100 सीट है और मेरी जनसंख्या 20 है, लेकिन मेरे लोग एक भी नहीं इलेक्ट हो रहे हैं, 0 है, जो पहले से ही पढ़े लिखे हैं उन्हीं वही सेलेक्ट हो रहे हैं। होता है ना कि रेस में कोई सी को आगे, जैसे आपने गोल वाला सर्कल देखा है रेस में, जो सर्कल बना होता है, जो जैसे रेस में ऐसे ऐसे होते हैं, जो ये वाले सर्कल पे होता है उसको ज्यादा दूर भागना पड़ेगा, इसको थोड़ा कम भागना पड़ेगा, होगा ना। तो रेस की जो लाइनें होती है उस हिसाब से आगे पीछे बनी होती हैं, क्योंकि ये जो सर्कल ओवरऑल जो पेरीफेरी होता है फॉर द डिफरेंट सर्कल दैट इज डिफरेंट एज पर द डायमीटर। तो जो बड़ा वाला सर्कल होता है उसको पहले ही आगे कर दिया जाता है कि इसका सर्कल बड़ा है तो ये आगे से दौड़ेगा, जो छोटा वाला सर्कल होता है उसको पीछे से भागना पड़ता है टू कंपनसेट दैट डिस्टेंस। ये देखा होगा आपने, जब आप देखिएगा जब गोल वाला दौड़ होती है तो उसमें अलग अलग लाइन होती है, एक बराबर नहीं भागते हैं, सर्कल के हिसाब से वो थोड़ा आगे पीछे होता है। तो दैट इज मीन टू कंपनसेट। ऐसे ही समाज में ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग पहले से ही पढ़ने के लिए रिजर्व अपना करके रखे थे तो वो हमेशा आगे रहेंगे, क्योंकि उनके लिए सीटें वो थी, एक तरीके से वो 100% रिजर्वेशन था। जो लॉजिक दिया जाता है वो मैं बता रहा हूँ, मैं बायस नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जो जस्टिफिकेशन रिजर्वेशन का दिया जाता है, पहला ग्राउंड होता है कि ऑलरेडी इतने सालों तक ये सीटें रिजर्व थी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का काम ही था सिर्फ पढ़ना, तो वो कम्युनिटी हमेशा कैप्चर करेगा। दूसरी कम्युनिटी जिसको कभी अधिकार ही नहीं था बैठने के लिए, पढ़ने के लिए, स्कूल में जाने ही नहीं दिया गया था, तो उनके लिए दिक्कत है। तो इसके लिए हम कहते हैं रिजर्वेशन की पॉलिसी लाइए। फिर जिनके खिलाफ रिजर्वेशन होता है, जैसे जिनकी सीटें कम होती, वो उनका ये होता है कि मेरिट के हिसाब से होना चाहिए ना, ये जस्टिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी की पहले नहीं मिला है तो अलग बात है, लेकिन मैं मेरिटोरियस हूँ। तीसरी बात ये आती है कि जो जैसे जनरल कैटेगरी होता है वहां पे ये लॉजिक दिया जाता है कि जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट होता है, वहां पे लॉजिक ये हो जाता है कि जो पिछले लोगों ने किया है, पूर्वजों ने किया, उसका इम्पैक्ट हम क्यों झेलें, होता है ना कि, तो इस पे लॉजिक है, मतलब तब ये आता है कि ठीक है पिछले लोगों ने किया लेकिन उसका फायदा तो अभी तक इम्पैक्ट है ना, वो जनरेशन बाय जनरेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल जो ट्राइबल है वो किसी जंगल में है अभी भी, क्योंकि उसकी पूरी कम्युनिटी वहीं रहती आई है, उसको कभी ऐसा तो समाज में कभी हुआ नहीं कि पूरा समाज एक साल बैठा हो और सबको बराबर लैंड दिया गया हो, जो पहले हिस्ट्री थी उसी अनुसार चली जा आ रही है। अगर जिसके ने लैंड कैप्चर कर लिया है,
अगर जस्टिफिकेशन आप कह रहे हैं कि सबके लिए एक एग्जाम हो, तो उसके लिए पहले समाज सब लोग बैठे, जो भी फॉरवर्ड हैं, जो भी बैकवर्ड है, और जमीन है, जितने भी डिफरेंट पोस्ट है, टीचर्स के पोस्ट हैं या ब्यूरोक्रेसी के पोस्ट हैं, मतलब ओवरऑल जो भी पोस्ट है उसको भी बराबर बांट दिया जाए। उसके बाद एग्जाम एक लेवल पे हो। तो ये है कि जब अभी कभी एक लेवल पे हम लाए ही नहीं, तो उसी सिस्टम को अगर आगे बढ़ाए, तो जो ऑलरेडी कैप्चर किए हैं वो तो हमेशा कैप्चर किए रहेंगे ना, क्योंकि एग्जामिनेशन सिस्टम फेवर कर रहा है ना एजुकेटेड को। क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिक ये होता है कि आपने एजुकेशन को ही क्यों कंपटीशन के लिए लाया। आप तो ये भी कर सकते हैं कि खेती करवा के भी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कलेक्टर का पोस्ट है, आप खेती करवा लीजिए। जो हजारों सालों से खेती कर रहा है वो जीत जाएगा, वो मेहनत करेगा पूरा, और जो हमेशा आराम का काम कर रहे हैं उनको दिक्कत होगी। आप उनसे बर्तन बनवा लीजिए मिट्टी का, जो जो मिट्टी का बर्तन हजारों साल से बना रहा है, दे आर मोर स्किल्ड, वो जीत जाएगा। तो जो एजुकेशन सिस्टम आपने एक तरीके से बायस किया, तो कहीं ना कहीं या तो ऐसे कंडीशन में जो एक तबका, जो एक कम्युनिटी हमेशा से पीछे है, वो तो विरोध में आ जाएगा ना, वो कहेगा फिर हम इस सिस्टम के पार्ट नहीं है। जैसे आप देख रहे होंगे कि जब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, जब हम आज़ादी के बहुत करीब थे, तो वहाँ अम्बेडकर का ये डिमांड था कि अगर हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जा रहा है तो हम तो इस कम्युनिटी से हमेशा अलग रहेंगे, तो या तो हमें अलग कंट्री बना दीजिए। स्टार्टिंग में पूना पैक्ट के पहले यही थोड़ा सा डिमांड आने लगा था कि हम तो हिंदू समाज के पार्टी नहीं है, एक तो हमें अनटचेबल बनाया गया है, और मैक्सिमम जो पोस्ट हैं वो तो उन्हीं के पास है ना जो पहले से अपर कास्ट हैं। तो इस चीज का बहुत डिबेट रहता है। तो ये जो बनाया गया है, जितनी भी चीजें आ रही है, वो आर्टिकल 15 एंड 16 से आती है। आर्टिकल 15 एंड 16 में हम लोग पढ़ेंगे वो डिटेल में ये चीजें, कि आर्टिकल 15 जो ये बोलता है ना, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम द मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन। फिर आगे यहाँ पे SC ST के लिए भी है, OBC के लिए भी है, प्रोविजन ये बढ़ते गए हैं। ये जो ब्रैकेट में है ये बाद में ऐड किया गया, जैसे मंडल कमीशन के बाद से OBC का रिजर्वेशन आया था। ठीक है, क्लियर हो रहा है। आर्टिकल 15 एजुकेशनल एरिया के लिए है, एंड आर्टिकल 16 जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट, तो दोनों में डिफरेंस है। जो आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिलता है वो आर्टिकल 15 से मिलता है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। यहाँ पे कहीं रिजर्वेशन नहीं बोला है, इसलिए यहाँ पे बोला है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम द मेकिंग स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन रिजर्वेशन भी हो सकता है, सब्सिडी भी हो सकता है, स्कॉलरशिप भी हो सकता है, अलग से हॉस्टल बनवा के किसी के लिए दे दे वो भी हो सकता है, किसी को साइकिल दे दे वो भी हो सकता है। विमेंस को अगर साइकिल दे देते हैं तो वो भी एक तरीके से स्पेशल प्रोविजन है। कोई बॉयज जाके ये नहीं बोल सकता है कि लड़की को क्यों दिया गया, हमें क्यों नहीं दिया गया, ये इनइक्वालिटी है। वो ये नहीं जाके बोल सकता है कि आर्टिकल 15 जो कहता है कि स्टेट शैल नॉट प्रोहिबिट ऑन द ग्राउंड ऑफ, और स्टेट शुड नॉट डू द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट एंड द प्लेस ऑफ बर्थ। इतनी चीजें हैं। तो ये नहीं कह सकता कोई लड़का जाके कि सेक्स के आधार पे हमें मतभेद किया गया है, डिस्क्रिमिनेट किया गया है। आज गेटिंग ना, रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट्स नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन का कहीं जिक्र नहीं है। वो एक प्रोविजन है आर्टिकल 15 में, उसको लेके गवर्नमेंट बनाती है। एक क्लियर चीजें हो रही हैं। दो तरीके का रिजर्वेशन है। एक रिजर्वेशन है कि एक एम्प्लॉयमेंट में हो गया, वो आर्टिकल 16 साफ साफ लिखा हुआ है। आर्टिकल 16 में एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट है, और एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के जितने भी रिजर्वेशन होते हैं वो आर्टिकल 15 के अंडर में आते हैं। क्लियर हो रहा है? ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि रिजर्वेशन इज नॉट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, दिस इज जस्ट ए प्रोविजन। फंडामेंटल राइट्स 15 एंड 16 से एक प्रोविजन है जो स्टेट को इनेबल बनाती है। इतना ही क्लियरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चले। ये बस इसमें ये समझना था। दूसरा चीज ये समझना था कि जो हमारे डिफरेंट केसेज आए हैं, एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जैसे रिजर्वेशन, जैसे आपने कभी क्राइटेरिया बना लिया कि 30 नंबर कम से कम चाहिए ही। जैसे हमने प्रीलिम्स के लिए सीसैट का क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग मार्क्स 66 है, 1/3 है। अब आपने ये कह दिया कि किसी कैटेगरी के किसी भी बच्चे ने 66 नहीं करा और उनके लिए 100 सीटें रिजर्व थी यूपीएससी के। अब आपने कहा कि किसी ने नहीं किया तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है नहीं, तो 100 सीट हम जनरल से भर लें। ये होगा ना कि अब 100 सीट का क्या करें कि रिजर्व कैटेगरी से तो कोई क्वालिफाई ही नहीं किया,
तो ऐसे कंडीशन में रूल ये है कि भले वो 100 सीट पे क्वालिफाई नहीं किया, वो जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, उसको बचा के रखा जाता है। जब नेक्स्ट ईयर एग्जाम होता है तो वो रिजर्व कैटेगरी में ही जाएगा। एक क्लियर हो रहा है? यहाँ अनरिजर्व का कोई फंडा नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि उस कैटेगरी के अगर किसी बच्चे का 166 नंबर से ज्यादा नहीं आया, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो 100 सीट जो थी वो हम रिजर्व कर दें फॉर द जनरल कैटेगरी। वो वाला सीट बचा के रखा जाता है, वो अगले साल जो रिजर्व कैटेगरी की सीट होती है उसमें ऐड हो जाता है। इन्होंने भी यही बोला है कि हम ऐसा कोई रूल नहीं है कि अनरिजर्व कर दे। जो रिजर्व सीटें हैं वो रिजर्व सीटें हमेशा रिजर्व ही रहती हैं, इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, इसको कैरी फॉरवर्ड रूल कहते हैं। वो डिफरेंट केसेज हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके बेसिस पे है। ये हम जब आर्टिकल 15 एंड 16 पढ़ेंगे डिटेल में तो हम पढ़ेंगे, उसमें बहुत से केसेज है, वो 1 बाय 1 हम लोग कवर करेंगे। अभी सिर्फ ये जानना है कि रिजर्व सीट को अनरिजर्व नहीं किया जा सकता, अभी रूल यही है। ओके, नेक्स्ट न्यूज ये है जो कोलैप्स हो रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले एक होर्डिंग बहुत बड़ा मुंबई में कोलैप्स किया था, बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी। फिर हमने अभी देखा है कि कल ही ये दिल्ली वाला एयरपोर्ट का वो जो छज्जा होता है, कैनोपी उसको कहते हैं, वो गिर गया था। तो यही सब इसमें है, नथिंग इज उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लैकुना है ये सब को लेके है। नेक्स्ट न्यूज जो इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे, व्हाई हैज द एनटीए फेल्ड टू डिलीवर। एनटीए क्या है? ओके, ये टच स्क्रीन कभी कभी काम करना बंद कर देता है। साफ साफ दिख रहा है, क्लियर? अब यहाँ पे बात हो रही है कि इसके पास किस किस एग्जामिनेशन का है। नियर अबाउट 100 से ज्यादा इस समय एग्जामिनेशन करा रहे हैं। 2017 में ये गठन किया गया था इस एजेंसी का। ओनली पर्पस क्या था इनका कि हम नेशनल लेवल पे टेस्ट कराएंगे और उसको क्या मेंटेन करेंगे। मेन इनका था कि इंटरनेशनल लेवल का जो स्टैंडर्ड है उसको हम मेंटेन करें। सुबोध कुमार सिंह कौन है? सुबोध कुमार सिंह पीसीएस में पूछ दे सकता है कि सुबोध कुमार सिंह न्यूज में थे क्या, कौन थे? अभी यही थे डायरेक्टर जनरल, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके डायरेक्टर जनरल थे। अभी इनको हटा दिया है, सस्पेंड कर दिया है, जो अभी लगातार ये लीक हो रहे थे। ओके, अब यहाँ इन्होंने दिया हुआ है कि मेन पर्पज क्या था कि कॉम्पिटेंसी लेवल को देख के इंडिया लेवल पे हम टेस्ट कराएं, एग्जामिनेशन ले, रिक्रूट करें। इनका मेन ये था कि एम कि हम ऑनलाइन कर देंगे तो ऑनलाइन मोड में जो चीटिंग का केस होता है या पेपर लीक का केस होता है वो कम हो जाता है। अब दूसरा बात हो गया कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि पेपर लीक का कंडीशन कम हो जाएगा, ठीक है, चीटिंग का केस कम हो जाएगा, लेकिन दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, उस लेवल का होना चाहिए कि आपका कहीं से ना साइबर अटैक ना हो। साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो अच्छा होना चाहिए। इनके पास जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो जो टोटल स्टाफ, परमानेंट स्टाफ थे, नियर अबाउट 18 थे, कहीं यहाँ पे दिया हुआ है कि सिर्फ 18 स्टाफ से इन्होंने स्टार्ट किया था। तो एक तो है कि स्टाफ ही नहीं, आप पूरे इंडिया लेवल पे ले रहे हैं एग्जाम और स्टाफ इज वेरी लो। स्टाफ कहीं दिया है? कहीं दिया हुआ है यहाँ पे, आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट। और नियर अबाउट ये जो एग्जामिनेशन टोटल ले रहे हैं 20 से ज्यादा इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन ले रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ स्टाफ है, द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन है, दैट इज वेरी हाई। पहला तो डिबेट इसमें ये दिया हुआ है। दूसरा डिबेट ये कर रहे हैं कि नियर अबाउट आप कह रहे हैं कि आप जा रहे हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने, जो लीकेज है ये सब आप मेंटेन करेंगे, ये सब हटा देंगे। लेकिन दिक्कत है कि अभी भी जो रूरल एरिया है, कल हमने जो एजुकेशन वाला वो पढ़ा था कि विमेंस का कितना एक्सेसिबिलिटी है, तो उनके पास ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है। डिजिटल, एक तो पहली बात कि स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप की तो बात ही छोड़ दीजिए, लैपटॉप का तो बहुत दूर दूर तक वो नहीं है जो परसेंटेज ऑफ एक्सेसिबिलिटी है। दूसरी बात कि वहां पे जो डेटा नेट है पैक, वो भी काफी अनएफोर्डेबल है। एक गरीब आदमी के लिए अफोर्डेबिलिटी एक लेवल से हर महीने 300-400 देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि
फॉर ये एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि केवल अर्बन एरिया में लोग देंगे, ये भी तो हो सकता है वो रूरल एरिया, दूर दराज जो कोई वर्कर खेत में कर रहा है उसके भी बच्चे देंगे। तो कहीं ना कहीं जो डिजिटल डिवाइड है वो आ जा रही है। तो वापस इन्होंने कई एग्जाम में, जैसे यूजीसी नेट है, पिछली बार इन्होंने ऑनलाइन से पेपर, पेन एंड पेपर वाला कर दिया वापस। तो यहाँ पे डिबेट चल रहा है कैसे किया जाए। अब एनटीए ये लॉजिक दे रहा है कि हमारा जो गठन हुआ था, हमें जब बनाया गया था 2017 में, तो ऑनलाइन एडमिशन के लिए कराया गया था, और धीरे धीरे आपने पेन एंड पेपर को ला दिया। तो जो हमारा मेन एक्सपर्टाइज था उसका उल्टा कर दिया। तो कहीं ना कहीं पहला तो फेलियर का यही रीजन हुआ ना कि मैं यहाँ पे आया था किसी और तरीके से पढ़ाने के लिए, मैं यहाँ पे आऊँ आईएएस की तैयारी करवाने के लिए, और मुझे बोल दिया जाए कि नहीं आप जेई की तैयारी करवाइए, तो मैं नहीं करवा पाऊंगा ना, क्योंकि मेरी एक्सपर्टाइज तो आईएएस की तैयारी में है ना। जो एनटीए बना था उसका एक्सपर्टाइज ऑनलाइन के लिए था, ये पूरा जो कंस्टिट्यूट हुआ था वो ऑनलाइन के लिए हुआ था। धीरे धीरे इन्होंने शिफ्ट करके अब वापस पेन एंड पेपर पे ला दिया। पेन एंड पेपर में इसलिए कि इक्विटी की बात हो रही है। इक्विटी का मतलब कि रूरल एरिया में जो पॉपुलेशन है उसके बारे में अगर आप ऑनलाइन कराते हैं तो वो उनके लिए एक तरीके से एक इनजस्टिस होगा, जो द पीपल हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम द रूरल एरिया। ओके, अब इनका मेन एम यहाँ पे फिर से दिया है कि क्या है। अब लीकेज कैसे होता है, लीकेज कहाँ कहाँ हो सकती है। पेन एंड पेपर में लीकेज के कहाँ चांसेस होता है। पहली बात, जब हम पेन एंड पेपर वाला एग्जाम कराते हैं तो एक क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, मैं बनाऊंगा, 10 लोग मिलकर उसको चेक करेंगे, तो एक तो चांस वहां होता है वो लीक कर दे। दूसरा होता है कि बनने के बाद जब एग्जाम होगा, मानिए 5 दिन पहले, तो सारा प्रिंटिंग होता है, और प्रिंटिंग अब लाखों पेपर होते हैं। हो सकता है आपने मोबाइल रखवा के रखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं चांस होता है कि कुछ लोग उसमें से एक पेपर लेके निकल जाए। अब 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग दे रहे हैं, तो 10 लाख कहीं ना कहीं छपता होगा ना। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन भी तो होता है, ट्रांसपोर्टेशन में लीकेज होने के चांस होते हैं। फिर उसके बाद होता है कि आप एग्जामिनेशन के बाद जब आप वापस जो ओमार सीट सबमिट करते हैं वापस भेजते हैं, उसमें भी तो फ्रॉड के चांसेस होते हैं कि बदल दिया, कोई और ओएमआर लगा दिया जो उन्होंने सही सही करके बाद में लगवा दिया। तो जो पेन एंड पेपर का सिस्टम है उसमें जो लीकेज का चांस है बहुत जगहों पे है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जब प्रिंटिंग पेज में जाता है तभी से स्टार्ट हो जाता है। एग्जामिनेशन सेंटर पे लीक हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में हो सकता है, स्टोरेज में हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जामिनेशन के टाइम पे उसमें भी हो सकता है। तो लीकेज के जो चांस है बहुत ज्यादा है। लेकिन अब दिक्कत है कि कैसे बैलेंस किया जाए। एक तो आप लीकेज की बात कर रहे हैं, दूसरा आप कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन में आपके पास साइबर सिक्योरिटी भी नहीं है, तो आप ना पेपर पेन अच्छे से करा पा रहे हैं और न ही आप जो ऑनलाइन है उसी के लिए भी कर पा रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन के लिए जो हमारी मेन एजेंसी है एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, जो नेशनल लेवल पे हमारा साइबर अटैक को रोकता है या जो भी हमारा डिजिटल प्रोटेक्शन देता है, वो खुद बोल रहा है कि मेरे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि मैं इस एग्जामिनेशन को एक तरीके से मॉनिटर कर पाऊं। तो इन्होंने थर्ड पार्टी को लिया है। यहाँ पे बोला कि थर्ड पार्टी, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन जो नीट का होता है उसमें गवर्नमेंट एजेंसी नहीं, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाता है, और वहां पे लीकेज का चांस या साइबर क्राइम का चांस बहुत ज्यादा होता है। जो प्राइवेट प्लेयर है ना वो उतना नहीं इंश्योर कर पाएगा। कहीं ना कहीं फॉर एग्जाम्पल एक जैसे प्रिंटिंग प्रेस ही वाला है, वो पूरा 2 लाख प्रिंट करके भी कितना कमा लेगा। अगर हर एक कॉपी पे 10 रुपए भी कमा रहा है तो 20 लाख कमा रहा है। इतना प्रिंट करने के बाद इतना बड़ा मशीन लगाया, इतने पेपर लगाए, तब वो 20 लाख कमाया। अगर वो 2 पेपर भी बेच दे तो उसको कितना मिल जाएगा। जो बड़े बड़े एग्जामिनेशन है उसके तो काफी महंगे बिकते हैं ना, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख में। मानिए 100 बेच दिया तो करोड़ों में कमा लिया। दैट इज मच ईजियर। धीरे से एक पेपर निकालना है, कहीं ना कहीं से आजकल इतनी टेक्नोलॉजी हो आ गई है कि वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हो गई हैं कि ऐसे केस में जो हमारी टेस्टिंग एजेंसी है उसका रोल काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी तक तो हमने इश्यू पढ़ा, क्या दिक्कत है, क्या क्या ये है, ये सब समझ में आ रहा है। अब लास्ट में अब आपको जब आंसर का कंक्लूड करना होता है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें लाते हैं। पॉजिटिव चीज ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इसरो के जो पहले चीफ थे उनके अंडर में एक पैनल बनाया गया है कि रिकमेंड करें कि कैसे एनटीए को रिफॉर्म किया जा सकता है। इसके डिफरेंट एरिया को, जैसे कि प्रोटोकॉल हो गया, इसकी डाटा सिक्योरिटी हो गया, कहाँ कहाँ लेवल पे है। डाटा सिक्योरिटी भी तो एक मेन इशू है ना, कि डेटा कैसे सिक्योर करें, प्रोटोकॉल कैसे फॉलो करें, फंक्शनिंग कैसे ओवरऑल करें, ऑलरेडी इस पे है। दूसरी बात हो गया कि मैन फॉर एन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको इंप्रूव करना है, सजेशन में ये दे सकते हैं। और तीसरी बात ये हो गई कि जो पहले सीबीएसई कराती थी, कहीं ना कहीं उसका जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर था उससे भी हम सीख सकते हैं। ओके, तो ये सब प्रोसीजर हो सकता है।
तीसरी बात ये इन्होंने बोला है कि डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं, कि ऑलरेडी जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे आप एकदम नेशनल लेवल पे सब एग्जाम करवा रहे हैं, ठीक है, इनका लॉजिक ये था नेशनल लेवल पे करवाने के कि स्टेट लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे करवाने पे बच्चों का पैसा बहुत लगता था। उनको पहले जेएनयू का फॉर्म भरना है, फिर डीयू का फॉर्म भरना है, फिर डीडीयू का फॉर्म भरना है। तो ऐसे में उन्हें 50 फॉर्म भरने होते थे, अगर वो 200 500 भी दे तो 10 फॉर्म भरने के लिए 5,000 हो गया। तो कहीं ना कहीं इक्विटी का इसमें भी आ जाता था। लेकिन दिक्कत ये है कि जब आप सेंट्रल लेवल पे जाते हैं तो बर्डन बहुत बड़ा हो जाता है, कि आपको सेंट्रल लेवल पे चीजें मैनेज करनी होती हैं। आप केवल जेएनयू को दे दीजिए तो जेएनयू से लीक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रिंटिंग कम हो जाएगा, एक स्टेट लेवल पे कम हो जाएगा जो प्रिंटिंग का होगा। फिर उसके बाद जो डिस्टेंस होगा, पहले जैसे दिल्ली से आपको तमिलनाडु भेजना पड़ेगा, लेकिन अगर तमिलनाडु ही गवर्नमेंट का है तो तमिलनाडु के चेन्नई से भेजना पड़ेगा ना। ट्रांसपोर्टेशन जो गाड़ी ट्रक लेके जाएगी उसको मॉनिटर किया जा सकता है। आर यू गेटिंग ना कि क्या फायदा है डिसेंट्रलाइजेशन का। तो एक एग्जांपल इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन के लिए भी दिया हुआ है कि जो पहले प्रोसेस था कि स्टेट लेवल पे होता था उस को फॉलो किया जाए। और तीसरी बात इन्होंने लास्ट में किया है कि अगर ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो जो एआई बेस्ड प्रोटोकॉल है, एआई का यूज किया जाए। जैसे एआई बैठे बैठे एक तो इवेल्युएट भी कर सकती है, तो बायसनेस कम होगा। एक इंसान करेगा तो उसका बायस होगा ना, कोई बीजेपी का सपोर्टर होगा, कोई कांग्रेस का सपोर्टर होगा, कोई किसी का सपोर्टर होगा। अब वो बच्चे का आंसर देखेगा तो थोड़ा सा बायसनेस आ ही जाती है। कभी वो गुस्सा होकर 2 नंबर काट लिया, कभी वो खुश होकर 2 नंबर दे दिया। तो एआई का यूज करेंगे तो इन्होंने कहा है कि ये सब जो चीजें ह्यूमन एरर है या ये सब चीजें हटाई जा सकती हैं। क्लियर हो रही है चीजें। तो क्या ओवरऑल पढ़ा हमने, क्या केस था, कब 2017 में ये हुआ, मतलब इसका गठन हुआ, क्या इसका पर्पस था, यहाँ पे पर्पस लिखा हुआ है। फिर इन्होंने बोला है कि कैसे लीकेज के चांसेस जहाँ पे बढ़े होते हैं, ओके। और लास्ट में इन्होंने बोला है सजेशन दिया है। तो ओवरऑल एक आंसर राइटिंग का चीजें पता चल रही है। यहाँ पे इन्होंने मेन पर्पज कर दिया कि इलिमिनेशन ऑफ द लीकेज था। फिर इन्होंने कहा था कि पोस्ट टेस्ट जो मैल प्रैक्टिस है उसको हटा देंगे, लेट एंट्री ऑफ द स्टूडेंट जो चीटिंग के कारण होता है ये सब चीजें हटा देंगे। जैसे अभी नीट में क्या था, बहुत से ग्रेस मार्क दिए थे, अब पता नहीं उन्होंने लेट आया था कि आपने जबरदस्ती का ग्रेस मार्क। हाँ, तो इसमें तो काफी है ना। हाँ। हम्म। हम्म। यही तो उन्होंने कहा ग्रेस देके ऐसा करा है। और फिर उन्होंने ये भी है कि 64 फर्स्ट रैंक पे आ गए। आज तक कभी नहीं हुआ कि इतने ज्यादा फर्स्ट रैंक पे एक एक पोजीशन। हाँ, 67 लोगों को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये सब दिक्कतें थी, तो यही इन्होंने कहा कि ये सब चीजें हटाई जा सकती है। अब इन्होंने जो जो बातें कही उसके सब जस्ट उल्टा ही अभी तक जो हो रहा है वो हो रहा है। तो ये सब चीजें समझ में आ रही ना ओवरऑल हमको, क्या एक होलिस्टिक एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट न्यूज जो है तीस्ता को लेके है कि व्हाट इज द होल्डिंग ऑफ द तीस्ता ट्रीटी। तो तीस्ता ट्रीटी बहुत दो मेन नदियां हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। जो पहला है वो गंगा है, एक बार दिखा देता हूं कहीं है इसका। न्यूज वो है, मैप है, मैप एक बार ओपन कीजिए, देखिएगा दो मेन रिवर है, एक तो गंगा इंटर करती है, एक तो तीस्ता इंटर करती है। उसकी और भी बहुत सी सहायक नदियां हैं। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में नियर अबाउट 54 नदियां जो इंटर करती हैं। इंडिया से होके जो बांग्लादेश में एंट्री होती है, 54 नदियों की एंट्री होती है चारों तरफ से ले लिया जाए तो। इसमें भी दिया हुआ है कि नियर अबाउट 54 रिवर्स फ्लो बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इस पर यूपीएससी ने एक साल क्वेश्चन भी पूछा था। आज मैं ढूंढ रहा था, मिला नहीं, लेकिन मैं वो पोस्ट कर दूंगा आपके उस पर, ठीक है। अब दिक्कत है कि जो इंडिया और तीस्ता की बात हो रही है, पहले तो हमने कहा कि पहले इंडिया और गंगा का कर ले, तो 1996 में हमने फाइनलाइज कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सोचा कि दूसरी बड़ी, पहले पे तो गंगा थी, तो गंगा को लेके काफी इश्यू था, क्योंकि गंगा बड़ी नदी थी, तो उसका जो फरक्का बैरेज हमने बना दिया था। उसके बाद हमने कहा कि अब हम डिसाइड कर देते हैं, कहीं ना कहीं ये इंडिया के फेवर में था। जब फरक्का बैरेज बना दिया उस समय बांग्लादेश में थोड़ा इनस्टेबिलिटी थी, समझ में आ रही है। बांग्लादेश में 1996 के समय में थोड़ा इनस्टेबिलिटी था, वो आपस में ही लड़ रहे थे पॉलिटिकल पार्टी। हमने मौके का फायदा उठा के एक फरक्का बैरेज बना दिया जो बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे था। उसके बाद हमने फरक्का ट्रीटी कर लिया, तो हमारे फेवर में था, हमने कर लिया। अब हमने कहा तीस्ता का भी कर लेते हैं। कहीं ना कहीं डिस्प्यूट दो कंट्री के बीच में होता है तो ओवरऑल दोनों कंट्री को घाटा लगता है। पानी का सही से यूज नहीं होगा, मैनेजमेंट नहीं होगा, एक दूसरे से दुश्मनी बढ़ी रहेगी। क्लियर हो रहा है। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में 94 रिवर्स का
फ्लो है, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब जब हम तीस्ता पे आए तो 2011 में हम इसको फाइनलाइज करने वाले थे। ममता बनर्जी भी एग्री थी, मतलब लास्ट मोमेंट पे ममता बनर्जी वो आउट ऑफ दिस डील चली गई। डील हम कर रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट को भी ले रहे थे ताकि कंसेंसस बने, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को दो कंट्रीज को तीनों को लेके हम बना रहे थे। तो इसमें मेन जो डिवीजन हो रहा था, 42% जो था इंडिया को दिया जा रहा था और 37% बांग्लादेश को दे दिया जाता, बाकी जो बचा वो रिवर फ्लो के लिए मेंटेन करने के लिए रखा गया था। ओके, बट लास्ट में जो बात आई कि उसमें जो मिस बनर्जी थी, उन्होंने कहा इससे जो नॉर्थ बंगाल के फार्मर्स हैं उनको घाटा होगा। मैक्सिमम अब हम ऊपर हैं तो हमें ही फायदा हो रहा है, क्योंकि हम जितना चाहे वाटर का यूज कर सकते हैं। अगर हमें बांध दिया जाए इस लिमिट में तो उससे ज्यादा हम जाके नहीं कर सकते हैं। 2011 में ये सब डील था। लास्ट मोमेंट में इन्होंने दिया है कि आवामी लीग भी खुश थी, सब खुश थे, लेकिन लास्ट मिनट पे बंगाल, वो जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने बैकअप कर लिया, मतलब उसका विरोध स्टार्ट कर दिया। तो वो उस समय भी बंगाल हमेशा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे फ्रेजाइल रहा है, जहाँ पे हर जैसे पार्टी है वो अपना फुटप्रिंट बनाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं इसलिए जो यूनियन गवर्नमेंट होती है ज्यादा पुश नहीं करती है। अभी जैसे बीजेपी है तो बीजेपी बनाना चाहती थी, जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस बनाना चाहती थी, तो अभी भी इसीलिए मेन है ये फाइनल नहीं हो रहा है। यहाँ पे दिया तो हुआ है, मिस्टर बनर्जी रेज द क्वेश्चन अबाउट द हेल्थ ऑफ द टिस्टा रिवर आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीरीज ऑफ द हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑन द सिक्किम एंड ऑल्सो डिफॉरेस्टेशन इन द अपर कैचमेंट एरिया एंड द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो उन्होंने सिर्फ फार्मर का ही इशू नहीं उठाया है, उन्होंने कहा कि अगर आप ऊपर जाके, जैसे बीच में ये भी बात चल रही थी कि सिक्किम का जहाँ से तिस्ता रिवर बन के निकलती है वो पहाड़ों पे है, तो वहां से हम हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी प्रोड्यूस करके आपस में शेयर कर सकते हैं, कुछ बांग्लादेश को दे दे, कुछ इंडिया को ले लें। तो वहां पे इन्होंने कहा कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उससे एक तो इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एक तो क्लाइमेट चेंज पे, दोनों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज एज वेल। क्लाइमेट चेंज पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जो इनका कहना है कि डैम अगर बनाएंगे उस पे, तो रिवर का जो नेचुरल फ्लो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। दूसरा ये बताया कि कहीं चीजों को हम रोकते हैं पानी को, तो सिल्टिंग, जो काई होती है पतला वाला जो नीचे मिट्टी का एकदम सिल्ट होता है, क्या उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, तो वो नीचे जम जाएगा, तो कहीं ना कहीं दैट इज नॉट गुड फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द, जैसे नीचे अगर मिट्टी का पतला वाला लेयर हो गया तो कहीं ना कहीं रिवर फ्लो डाइवर्ट होता है ना चारों तरफ, तो उसको भी लेके ये विरोध कर रही थी। साथ साथ हमने देखा है कि इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट भी आ गए। अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो बात होती है कि जो वाटर रिलेटेड ट्रीटी होता है वो साफ साफ दिया हुआ है कि आर्टिकल 253 के अंडर में होगा, स्टेट गवर्नमेंट का कोई से नहीं है, नथिंग टू डू विद द, यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर द गवर्नमेंट टू इंटर इनटू द एनी ट्रांस बाउंड्री वाटर रिलेटेड ट्रीटी विद ए रिपेरियन स्टेट। अच्छा नहीं, यहाँ पे स्टेट का कहीं ना कहीं उससे एक सहमति लेना पड़ता है, डील में लेना पड़ता है। लेकिन इन द केस अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है तो वहां पे अगर इस एग्रीमेंट हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी। अगर यूनियन गवर्नमेंट ने, देखिए 253 ये कह रहा है कि अगर कभी अपर रिपेरियन स्टेट है तो वहां से अगर नदी आ रही तो उससे कंसल्ट करेगा, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग का मतलब कि आप पूछ सकते हैं कि आपको एक्सेप्टेबल है या नहीं है। जैसे होता है नहीं कि घर में अगर कभी शादी हो रही होती है, पिताजी एक बार बच्चे से पूछ लेते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि उनकी मर्जी, अगर बच्चा कभी कभी मना भी कर देता तो शादी हो जाती है। तो ऐसे कि बाइंडिंग नहीं है, एक होता है बाइंडिंग होना, अगर बच्चा ऐसा बाइंडिंग होगा तो पिता को पूछ के वैसा ही करना पड़ेगा। तो देयर इज द, मतलब डिफरेंट रूल है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के भी पास कुछ एरिया में पावर है जहाँ पे बाइंडिंग है, कुछ एरिया में बाइंडिंग नहीं है। कभी कभी वो प्रेसिडेंट को सजेशन देते हैं जो बाइंडिंग है और कहीं कहीं पे बाइंडिंग नहीं है। ओके, क्लियर हो रहा है। जैसे एक और केस होता है जहाँ पे बाइंडिंग नहीं है, जैसे किसी स्टेट से तोड़ के दूसरा स्टेट बनाना है, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट से पूछा जाता है कि आपकी ओपिनियन क्या है, लेकिन वो कहे या ना कहे, स्टेट बनाने का जो फाइनल अथॉरिटी होता है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है, वो पार्लियामेंट के पास होता है। तो क्लियर हो रहा है ये कि कहां से ये ओवरऑल डिस्प्यूट जा रहा है, किस एरिया में जा रहा है। ये जो पेटेंट वाला है ऑलरेडी एक दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आईपीआर को लेके भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड एंड जो
इंडियन काउंसिल फॉर द मेडिकल रिसर्च को लेके हो रहा है। क्या था? कोवैक्सीन दोनों ने मिलकर बनाया। अब कोवैक्सीन का मैक्सिमम जो ट्रायल का केस था, जैसे एक वैक्सीन बनाने में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रायल काफी लंबे समय तक होता है, तो मोस्ट ऑफ द ट्रायल का जो दिया गया था वो दिया गया था आईसीएमआर को। ICMR is a public entity and because of the scale of the COVID crisis, there was the right to information request to make the agreement public. पहले तो agreement public नहीं किया, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है कि एग्रीमेंट जो बोला है वो बोला कि ICMR would also test this vaccine on the animals and then on the people. तो ट्रायल जो है सब कुछ ICMR कर रहा था। वैक्सीन आप बना रहे हैं, देखिए वैक्सीन बनाने में एक मेडिसिन के लिए काफी चीजें करनी पड़ती हैं। एक तो मेडिसिन का कंपोजिशन किसी को तैयार करना होता है, फिर उसके बाद कंपोजिशन बना के आप फाइनल मेडिसिन बनाते हैं, फिर आपको पहले स्टार्ट एनिमल से करते हैं, छोटे छोटे एनिमल से, फिर थोड़ा बड़ा करते हैं, फिर उसको बाद में आप ह्यूमन पे करते हैं। देखते हैं कि पहले तो नेगेटिव इम्पैक्ट एनिमल पे नहीं आ रहा है, फिर आप जो ह्यूमन जैसे जो सेम जो स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर होता है उस पर करेंगे, फिर ह्यूमन पे करेंगे। ह्यूमन पे भी जो करते हैं काफी छोटा डोज दे के करते हैं, फिर वो डोज बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं सब काम ICMR कर रहा है। ये पब्लिक बॉडी है, सारा इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जो फाइनल होने वाला था, जो उन्होंने पेटेंट लिया, पेटेंट के मतलब मोनोपोली उनकी हो गई, मेडिसिन जो बेचेंगे वो बेचेंगे, वो इन्होंने जो भारत बायोटेक था उनके नाम से करा लिया। तो बाद में इस पे काफी हंगामा हुआ। उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने ये बोला है कि दोबारा हम उस पेटेंट के लिए फाइल कर लेंगे और उसमें हम ICMR को भी अपना पार्टी बनाएंगे। जैसे पेटेंट कई लोगों के नाम पे हो सकता है हम 5 मिलके कोई चीज का वैक्सीन बनाए, वो हम 5 के नाम पे हो सकता है। उसमें डिवाइड होता है कि रॉयल्टी किसको कितनी मिलेगी, कितने दिन तक बेनिफिट लेंगे, ये सब उस एग्रीमेंट के अनुसार होता है। एक चीज और होती है कि पेटेंट नेशनल लेवल पे भी होता है, मल्टीनेशनल लेवल पे भी होता है। जैसे आप कई लेवल पे भी वो अपना पेटेंट फाइल कर सकते हैं। ये होता है कि वो जो डिस्क्रिशन होता है कि पेटेंट दिया जाए या नहीं दिया जाए, इंडिविजुअल कंट्री पे होता है। ये क्लियर है? ओवरऑल इसमें यही डिस्कशन है। नेक्स्ट है ओवरलॉर्ड ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड IMF। ठीक है, IMF के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है। IMF एंड वर्ल्ड बैंक ये ट्वाइन, ब्रेटन वुड ट्वाइंस कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? इनका जो गठन हुआ था 1946 में 44 में हुआ था। जब वर्ल्ड वार हो रहा था, उसी समय जब इकोनॉमी वर्ल्ड की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी और स्टेबिलिटी नहीं थी, उस समय ब्रिटेन वुड एक US का एक जगह का नाम है, वहां पे इन्होंने मीटिंग किया। उसके बाद ये कहा कि डेवलपमेंट करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रॉय हो गई हैं उसको बना के फिर से डेवलप करने के लिए वर्ल्ड बैंक होगा, और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है कि दो देशों के बीचों में जो पैसे का एक्सचेंज होगा या जो इंटरनल गवर्नेंस होगा पैसे को लेके कि कितना टैक्सेशन होगा, कितनी सब्सिडीज होगी, वो सब को लेके IMF अपना गवर्नेंस करेगी, मॉनिटरिंग करेगी। समझ में आ रहा है ये दो चीजें? तो ब्रिटेन वुड ट्वाइंस किसको किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। IMF एंड द वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन वुड ट्वाइंस कहते हैं, क्योंकि ये जो हुआ था मीटिंग नेशन 44 नेशन मिलके कर रहे थे और फाइनली इनका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। अब ये जो हुआ था उस समय वर्ल्ड वार कौन जीता था? US जीत रहा था, US का डोमिनेंस था। तो ये जो दोनों को ऐसे बनाया गया था कि जो US की आइडियोलॉजी है, US की आइडियोलॉजी क्या है? प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा रोल हो, पब्लिक सेक्टर का कोई रोल ना हो, मतलब मैक्सिमम जो हो प्राइवेटाइजेशन हो। तो ये जो इनका मेन काम अभी भी लोगों को तो ये दिखाते हैं कि ये वर्ल्ड बैंक एंड जो IMF है वो लोगों के लिए भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनका जो अल्टीमेट एम अभी भी होता है वो यही होता है कि जो US की आइडियोलॉजी है, जो US की इकोनॉमिक सिस्टम है, कहीं ना कहीं उसको प्रमोट किया जाए। तो IMF कहीं पे भी जाती है। अब IMF का क्या है, कहीं पे भी किसी भी देश में जब इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो वो कंट्री IMF एंड वर्ल्ड बैंक के पास पहुंचते हैं। अभी भी इनका डोमिनेंस US का ही है, क्योंकि US की वोटिंग राइट अभी भी ज्यादा है। अभी भी देखिएगा IMF में US की जो राइट है 16% है। 16% मतलब पूरी दुनिया के और 16% US की अकेले है। सोचिए टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं? 193 है वर्ल्ड में। अब एक कंट्री का 16% है। जो G7 है टॉप डेवलपिंग वर्ल्ड है, डेवलप्ड वर्ल्ड। जो G7 हमने पढ़ा था ना कि 4 यूरोप के थे, एक जापान था, एक कनाडा था, एक US था, ये सातों का मिलकर 40% है।
193 देश में 7 देश का 40% वोटिंग राइट है और रिमेनिंग का 60% है। तो आप समझ सकते हैं कि डोमिनेंस क्या है। अभी भी जो इनके जो हेड होते हैं आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का, कहीं ना कहीं यूएस एंड यूरोप से होते हैं। अभी भी दूसरे कंट्रीज को ये अपना हेड वाला नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिएगा कि जो डेमोक्रेटिक लॉजिक है वो फॉलो नहीं करता है। डेमोक्रेटिक लॉजिक क्या होता है कि एक कंट्री का एक वोट होना चाहिए, एक कंट्री का 16 वोट है, तो कहीं ना कहीं एक कंट्री 16 वोट दे रहा है और एक कंट्री जो डेवलपिंग है वो पॉइंट में वोट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक नहीं है ना, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। अब कोई भी देश में जब इकोनॉमिक क्राइसिस होता है वो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के पास पहुंचती है, तो आईएमएफ बोलता है कि आप स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम लाइए। क्या लाइए? एसएपी बहुत फेमस है, इंडिया में भी 1991 में बोला था। एसएपी में क्या होता है? पहली बात कहेगा कि प्राइवेटाइजेशन कीजिए। जैसे इंडिया को बोलेगा कि आपका बीएसएनएल है तो बीएसएनएल को हटा के आप सब भी प्राइवेट को दीजिए। प्राइवेट आएंगे तभी तो यूएस की भी प्राइवेट कंपनी आएगी। पहली बात तो ये करेगा। दूसरी बात ये करेगा कि गवर्नमेंट का जो टैक्स है, इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है, तो इंपोर्ट जनरली जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे इंपोर्ट रेट हाई होता है। क्यों हाई होता है? एक लॉजिक ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे जो इंडस्ट्री है वो वीक होते हैं। बाहर की कंपनियों के पास बढ़िया मशीन है, तो वो जो मैं पेन बना रहा हूँ अपने इंडिया में, इसको मैं अपने मशीन से या आम जैसे मजदूर को लगा के बनाऊंगा, इसको कट पिट करके लोगों से, तो इसका जो रेट आएगा 50 रुपए आएगा। क्वालिटी थोड़ा कम होगा क्योंकि हमारे पास उस लेवल का मशीन नहीं है। सारे जो इन्वेंशन है वो डेवलप्ड वर्ल्ड के पास है, यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज, नाउ अभी चाइना के पास भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो मशीन बना लेते हैं उससे इस मतलब जो इंडियन बनाएगा उससे अच्छा पेन बनाएगा और सस्ते रेट में बनाएगा। मशीन से बनाना इजी होता है। आप घर पे कोई चीज बनाइए, नॉर्मल रोटी तो बनाने में पूरा 100 रोटी बनाने में आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कंपनी में जो ब्रेड बनती है वो हजारों पैकेट तुरंत बन जाते हैं 1 घंटे के अंदर में, क्योंकि मशीन से काम होता है। तो कहीं ना कहीं डेवलप्ड वर्ल्ड का जो होता है वो चाहते हैं कि टैरिफ कम हो, बाहर से लाके वो बेचें। तो जब आप बाहर की कंपनी लाके इस पेन को 10 रुपए में बेच रही है और मैं इंडिया में बना रहा हूँ 50 रुपए में बेच रहा हूँ, तो किसका ज्यादा कॉम्पिटेंसी रहेगा? लोग किसका खरीदेंगे? जो बाहर से आ रहा है उसका ना, क्योंकि सब कुछ के बाद वो सस्ता पड़ रहा है। तो यही होता है। जैसे बाद में जब बाहर की कंपनियां आई तो जो लोकल हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे थे, छोटे छोटे कटघरा इंडस्ट्री थे, जो एमएसएमई इंडस्ट्री थी, जैसे कि हम बिस्किट बना रहे हैं लोकल लेवल पे, तो अब मैं नॉर्मल आग पे पका के बनाऊंगा तो एक तो कम बनाएगा एक वर्कर और उसको बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जो आप मशीन से फटाफट एक तो क्वालिटी मेंटेन करेंगे, तुरंत पैकेजिंग करके लंबे टाइम तक भी रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वो बिस्किट बनाएगा वो अच्छे क्वालिटी में बनाएगा और वो कम रेट में बनाएगा। तो ये कहते हैं कि जो टैरिफ है, इंपोर्ट टैरिफ है, वो घटा दीजिए, क्योंकि इंपोर्ट टैरिफ है तभी तो लाके वो बेचेंगे। अंग्रेजों का क्या था? यही था ना कि यहाँ से वो कॉटन या कुछ भी रॉ लेके जाते थे, बना बना ला के बेचते थे। तो यही पॉलिसी आईएमएफ अभी भी चाहती है। दूसरी बात ये कहती है, जैसे यहाँ पे दिया है ना, रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैरिफ। ड्यूटीज एंड टैरिफ का मतलब यही होता है, जो टैक्सेशन रिस्ट्रिक्शन डिफरेंट होती है वो ड्यूटीज एंड टैरिफ होता है। समझ में आ रहा है? ड्यूटीज एंड टैरिफ, तो वो कम करने की बात हो रही है। फिर वो कहते हैं कि प्राइवेटाइज द स्टेट इंटरप्राइज, उनका डिमांड होता है। तो एसएपी में क्या क्या हो गया? एसएपी में एक तो हो गया कि गवर्नमेंट टू कट पब्लिक स्पेंडिंग। जो पब्लिक स्पेंडिंग क्या होगा? जो सब्सिडीज दे रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि सब्सिडीज पहली बात हटाइए। दूसरी बात की प्राइवेटाइज कीजिए, जहां पे स्टेट इंटरप्राइज है उसको प्राइवेट को दीजिए। और तीसरा क्या कीजिए? रिड्यूस द इंपोर्ट ड्यूटीज एंड द टैरिफ। 3 चीजें याद हो गई। अगर कभी सैप की बात होगा तो ये 3 चीजें मेन है, और भी चीजें हैं, काफी कुछ है, लेकिन 3 मेन है। अब ये कह रहे हैं कि एक वर्ल्ड बैंक ने खुद एक ग्रुप कमेटी बनाया कि स्टडी करने के लिए कि जिस जिस कंट्रीज ने एसएपी लगाया है, ये जो इम्पोज किया है एसएपीज अपने कंट्रीज में, उनका क्या हाल हुआ है। तो वर्ल्ड बैंक की खुद स्टडी ने किया है, बोला है कि जहां जहां पे भी ये लगाया गया है, ये इम्पोवरिशमेंट एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। इम्पोवरिशमेंट का मतलब क्या होता है? दरिद्रता, वहां के जो लोकल लोग की दरिद्रता बढ़ी है। एंड द मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन का मतलब जो उनके मतलब उन पे एक तरीके से क्या कहते हैं कि
ये मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी पे ज्यादा खतरा आ जाना, मतलब दुख बढ़ जाना। हाँ, तो जो दरिद्रता है और मार्जिनलाइजेशन है लोकल पीपल का, वो बढ़ा है कहीं ना कहीं, इनकी खुद की स्टडी ने बोला है। दूसरा बोला है कि जो रिड्यूस द रोल ऑफ द स्टेट प्रोवाइडिंग गारंटीड एक्सेस टू द इसेंशियल सर्विसेज लेड टू इंक्रीज इन द पॉवर्टी। जब खुद अब जैसे 80 करोड़ लोगों को हम खाना दे रहे हैं, अब नहीं देंगे तो क्या होगा, और पॉवर्टी बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं ये भी बढ़ा है। एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड द माइनिंग रिफॉर्म डेसिमेटेड द स्मॉल फार्म्स एंड द पुअर रूरल कम्युनिटीज। ओके, डेसिमेटेड का मतलब जो लोकल लेवल पे माइनिंग होती थी या लोकल लेवल पे फार्मिंग होती थी, वो सब डेसिमेट, खत्म हो गए हैं। ओके, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द स्मॉल प्रोड्यूसर। जो एम्प्लॉयमेंट के जब कंपनी चलेगी छोटी छोटी, तभी तो ज्यादा, जैसे होता है कि आप किसी सॉफ्टवेयर में कंपनी में जाइएगा, वहां पे लोगों करोड़ों का बिजनेस कर रहे होते हैं, लोग सिर्फ 10-12 मिलकर सब मैनेज कर रहे होते हैं, 10 एम्प्लॉयमेंट मिला। लेकिन आप किसी भी छोटे इंडस्ट्री में जाइएगा, कहीं पे भी जाइएगा, कहीं चिक्की बन रहा हो, होता है ना वो चिक्की गुड़ का बनाते हैं, या किसी गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री में चले जाइए, कुछ नहीं तो 50 लोग काम कर रहे होते हैं। कोई गन्ना लेके एक तरह इकट्ठा करवाता है, फिर कोई गन्ना को मशीन में ले जाके वो लोग कर रहे होते हैं, उसका जूस निकालते हैं, फिर उसको आग पे रख के वो लोग वो क्या क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, फिर उसमें काफी प्रोसेस होता है। उनका सिर्फ मुश्किल से 1 करोड़ का भी नहीं होता है, लेकिन लोग जो होंगे 30-40 होंगे, लेकिन हजारों करोड़ की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, एक छोटे से ऑफिस में बैठ के बेच देते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन है वो जो एमएसएमईज है या लोकल इंडस्ट्री है उसमें ज्यादा होता है। लेकिन जो भी ये बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी या ये जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं उनमें नहीं होता है। वो मैक्सिमम मशीन का यूज करते हैं और मैक्सिमम वो जो लेबर फोर्स होता है उसकी जरूरत काफी कम होती है। तो 1994 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ओवरलॉर्ड ऑफ द अफ्रीका कहा था। ओवरलॉर्ड ऑफ अफ्रीका मतलब मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज जो पहुंचे थे इनके पास, आईएमएफ के पास, कि हमारे वहां क्राइसिस है और आप हमें सहायता कर दीजिए। कहीं ना कहीं उन सारे कंट्रीज का जो हालत था बाद में लोगों का, वो बिगड़ा ही है उसके बाद जब इन्होंने एसएपी लगवाया है अपने अपने कंट्रीज में। तो उसीलिए उस ईयर न्यूयॉर्क टाइम्स ने वहां का जब पूरा एनालिसिस कहा तो कहा कि ये भले देखने में लगते हैं कि ये सहायता के लिए है, लेकिन ये कहीं ना कहीं राज कर रहे हैं और यूएस का हेजेमनी आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक कहीं ना कहीं मेंटेन करने में। और अभी देखिएगा कि ये आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का काफी विरोध होता है इन सब कंट्रीज में, जो अफ्रीकन कंट्रीज है या एशिया की डेवलपिंग कंट्रीज है। कंटिन्यू देखिएगा। और अभी भी ये लास्ट में बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अभी भी इन्फ्लुएंस पॉलिसीज का है, 1996-94 छोड़िए, जो अभी 30 साल बाद भी जो रूल है इन्हीं का है। समझ में आ रहा है चीजें? यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने दिया कि जिसको जिसको इन्होंने बोला कि लोन प्रोग्राम निगोशिएट किया और उन्होंने कहा इंप्लीमेंट कीजिए, उसका 6 गुना लोगों पे बर्डन ओवरऑल बढ़ा है। ठीक है, क्लियर हो रही है ये चीजें? थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा कि ओवरऑल यहाँ पे क्या एनालिसिस है, क्या करना चाहते हैं। लास्ट एक न्यूज है, ये जीका वायरस से रिलेटेड है। जीका वायरस एंड जो और भी वायरस से इम्पैक्टेड है, जैसे अभी हमने उस दिन बर्ड फ्लू पढ़ा था, बर्ड फ्लू का क्या वायरस था? H5, एंड स्वाइन फ्लू का H1N1। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओवरऑल एनालिसिस ये कह रहा है कि इंडिया लैक्स डायग्नोस्टिक टेस्ट। दिक्कत ये है कि इंडिया के पास जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वही नहीं है। इन्होंने बोला है कि कई स्टेट्स हैं जो कंटिन्यूअसली जीका वायरस एंड बर्ड फ्लू से इंपैक्टेड थे। जो हमारा मेन डिवाइस और टेस्टिंग इंप्रूव करता है इंडिया लेवल पे, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSO इसको कहते हैं। ये 10 बार आएगा तो नेचुरल याद आएगा। तो घर जाके बस इतना करना है, नोट्स जो बनाना है वो जो आंसर राइटिंग है या कोई एक्स्ट्रा बता दें उस पर। लेकिन ये सब जो न्यूज है ना, इसको बस आप पढ़ते रहिए, इतनी बार आएगा ना कि नेचुरल याद होने रहेगा। हाँ,
उसके लिए तो मैं सेपरेट उसी में लिख देता हूँ, जो आपको नोट्स देता हूँ यहाँ पे, जैसे नोट्स दिया जो लिखवाना होता है, जैसे क्लास में जो रिपीट करता हूँ ना कि ये आ सकता है पीसीएस वाली चीजें, आप वो नोट कीजिए। लेकिन जो यहाँ की चीजें है ना, जैसे यहाँ पे मैंने दिया होगा नीचे, जैसे यहाँ पे एक नोट्स बना के मैं सेपरेट दे ही देता हूँ, जो आप नोट्स बनाएंगे दैट इज सेपरेट गिवन, कि ये आप बस पढ़ा कीजिए। दिक्कत ये है कि नोट्स ऐसे जैसे होगा कि आप भी नोट्स बनाएंगे तो डुप्लीकेशन ऑफ सेम थिंग हो जाएगा ना। जो चीज आप लिखेंगे वापस उसको 4 बार पढ़ लीजिए, यहाँ पे होना चाहिए, मुझे ये लगता है। मैं तो नोट्स बना के दे रहा हूँ, अगर नोट्स नहीं बना के आपको दिया जा रहा होता तो आप नोट्स बनाते। जब आपके पास जो आधा घंटा आप जाके लिखेंगे, आधा घंटा में 4 बार पढ़िए, हाईलाइट कीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब मेरा सजेशन यही है, क्योंकि डुप्लीकेशन से ये होगा कि जब आपको फ्यूचर में भी रिवाइज करना होगा तो आप बार बार कंफ्यूज होंगे कि ये करूं ये करूं ये करूं। और 4 किताबें दिखती हैं तो एक भी आदमी नहीं करता है, लेकिन एक आपके पास नोट्स होगा और लगेगा कि यही करना है तो वो 2-3 बार रिवाइज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो सेपरेट नोट्स तो मैं ऑलरेडी बहुत मेहनत करता हूँ इसको बनाने के लिए, नोट्स मैं 5 घंटे लगाता हूँ। तो जब ऑलरेडी मैं वर्क कर रहा हूँ तो वाई यू आर गोइंग फॉर डूइंग द सेम थिंग? अगर मैं नहीं कर रहा होता, मैं सिर्फ ये पढ़ा देता, ये दे देता, तो यू शुड हैव टू मेक द नोट्स। जैसे नॉर्मल एक स्टूडेंट को क्या होगा, जो खुद से पढ़ेगा वो खुद सब कुछ ढूंढेगा, अलग से बनाएगा। जब मैं पढ़ के खुद ढूंढ के दे रहा हूँ तो आपको क्या करना है? जस्ट स्टडी, सेव द टाइम। तो यही है ना, यूपीएससी का क्या है, कंपटीशन में टाइम का बहुत मैटर करता है। एक कोचिंग का क्या रोल है कि आपका टाइम सेव करे। जो आपको 3 घंटा लगे वो मैं 1 घंटे में पढ़ के बता रहा हूँ, तो यूज द दैट टाइम। तो डुप्लीकेशन मत कीजिए। जैसे जहां तक जो चीजें हम दे रहे हैं यहाँ से मिल रही है, उसको यू हैव टू डू मल्टीपल रिविजन। जैसे ये करंट अफेयर्स का आपको मंथली मैगजीन भी दे दिया जाएगा, हार्ड कॉपी। जो इसका है अभी जब प्रिंटिंग होगी 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में हम कंपाइल करेंगे और 5 तारीख तक आपको मंथली दे दिया जाएगा। दोनों में रहेगा, जिसको जो लेना रहेगा वो यूज कर सकता है। एक कॉपी हम हिंदी का भी वहां पे रखा रहेगा, जिसको जिसमें सहूलियत होगी वो लेते जाएगा। ठीक है ना? तो यू हैव टू डू द मल्टीपल रिवीजन। ठीक है? यहां पे सिर्फ इस ओवरऑल में ये कह रहे हैं कि जो मेन एजेंसी है सीडीएसओ, वो अभी तक जीका वायरस या जो बर्ड फ्लू है उसका टेस्टिंग ही ये प्रूव नहीं किया है। तो डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? तुक्के पे कर रहे हैं। जैसे उनको लग रहा है कि फीवर ज्यादा हो गया या उसका टेस्टिंग कुछ चला गया, मतलब जो टेस्ट है खाने का वो उसमें वो अपने आप ही जीका वायरस का दवा चला रहे हैं। दिक्कत ये भी है कि जब आपके पास डायग्नोसिस नहीं है तो सर्विलांस भी नहीं हो पाएगा। सर्विलांस का मतलब कि इसके बाद इनके जानने वाले कितना का तबीयत खराब हुआ, फिर इनसे कितना इम्पैक्ट गए, ये कहाँ गए, तो किसको वो करें, इसको सर्विलांस कहते हैं। तो जब डायग्नोसिस टेस्टिंग ही नहीं है, डायग्नोसिस का मतलब होता है कि टोटल जो आपका ब्लड टेस्ट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, उसको डायग्नोसिस कहते हैं, कि जानना कि आदमी को असली बीमारी क्या है। तो ये कह रहे हैं कि इतने सालों से इम्पैक्ट है, अभी भी इनके पास टेस्टिंग नहीं है। और जो दूसरी हमारे पास है SAID, ठीक है, इसके पास जो डेटा है वो अनअवेलेबल है। GSID जो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन द शेयरिंग ऑफ द ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा, जो इसका काम है कि डेटा इकट्ठा करें, ये ग्लोबल लेवल पे डेटा इकट्ठा करती है, लेकिन इसके पास डेटा जो है दैट इज मिसिंग। इनके पास जो डेटा है वो नहीं है, क्योंकि जो हमारी टेस्टिंग जब ये एजेंसी नहीं करवा पा रही है तो जो डेटा का ट्रांसफर है वो नहीं हो पा रहा है। तो ओवरऑल क्या चाहिए? एक तो होना चाहिए कि टेस्टिंग होकर डेटा कलेक्ट किया जाए, डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा सभी एजेंसी के पास जाए, ताकि कभी कभी रिसर्च करना है तो वो उसको जान सके कि कितने लोगों को किस एरिया में हुआ, क्या क्या रीजन था। तो ये 2 कमी जो है वो जितने भी वायरस से रिलेटेड बीमारियां हैं उसमें ये पाया जा रहा है। तो ओवरऑल ये एनालिसिस ऐसे ही है। मतलब एनालिसिस ये कह रहे हैं कि व्हाट वी आर लैकिंग, डायग्नोसिस की लैकिंग है, और जो भी हमारा दवा और जो भी हम कर रहे हैं वो जस्ट गेस पे कर रहे हैं। क्लियर? 2 एजेंसी के बारे में बस जानेगा कि ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हमारी जो डायग्नोसिस के लिए जो अप्रूव करता है, जैसे कि होता है ना कि हम जैसे मलेरिया हुआ तो अपना ब्लड टेस्ट कराने चाहते हैं, किस चीज का टेस्ट होगा, ये अप्रूव करता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जीका एंड जितने भी ये वायरस रिलेटेड हैं उसका, खासकर एक जो फैमिली है, यहाँ पे फैमिली दिया है किस फैमिली के जितने भी वायरस हैं, फ्लैवी वायरस। फ्लैवी वायरस फैमिली एक है जिसमें डिफरेंट टाइप की जो ये वायरस वाली है, जैसे जीका वायरस हुआ, बर्ड फ्लू हुआ, ये एक तरीके के जो मॉस्किटोज होते हैं, जो डेंगू काट एडीज मॉस्किटो होते हैं, उनके कारण होता है।
तो इस जितनी भी फैमिली के वायरस से इम्पैक्टेड बीमारियां हो रही हैं, इसका टेस्टिंग कहीं ना कहीं कमी है इंडिया में। ओवरऑल इस न्यूज का यही एनालिसिस है। हुँ? क्या मतलब आप कह रहे हैं बॉडी को कोई वैक्सीन दे दिया जाए जिससे कि ये सब हो ही नहीं, तो कैसे होगा? उस पर तो रिसर्च चल रहा है ना, नहीं हो पा रहा है। पहली बात तो टेस्टिंग ही नहीं है, तो पहले बात तो टेस्ट करें, उसके बाद वैक्सीन बनाएंगे। तो वैक्सीन कहाँ बन पाया इसका? वैक्सीन नहीं है ना जीका वायरस का, तो वैक्सीन हो जाएगा तो ठीक ही हो जाएगा। जैसे पहले चिकन पॉक्स काफी कॉमन हुआ करता था, उसका वैक्सीन बन गया, आप कहाँ किसी को होता है? आप बूढ़े लोगों में देखिएगा, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो दादा वादा हैं, उनके चेहरे वहरे पे वो चिकन पॉक्स वाली होती रहती है, अभी भी दिखता है। वो कॉमन होता था, अब किसी को नहीं होता है। तो वो वैक्सीन बन जाए तो दिक्कत ही नहीं है। लास्ट न्यूज जो हम कवर करेंगे वो जो गाजा है, गाजा रेजिडेंट्स आर लिविंग इन द अनबियरेबल कंडीशन, यूएनआरडब्ल्यूए है। तो यूएनआरडब्ल्यूए क्या है? यूएन का एक एजेंसी है, बस इतना जानिए कि दिस इज द एजेंसी ऑफ द यूएन। दिक्कत ये है कि अभी जो वेस्टर्न कंट्रीज है, ये इसको कह रही हैं कि ये हिजबुल्लाह का समर्थक है, मतलब पैलेस्टीनियन सिंपैथाइजर है। तो जो फंडिंग इसको दे रहे थे वो लोग, वो देना बंद कर दिए हैं। तो जो फलस्तीन के रिफ्यूजी के लिए ये ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज करते थे, जैसे उनको मेडिसिन पहुंचाना, खाना पहुंचाना, उसमें हैम्परिंग आ रही है। तो ये ओवरऑल है। बस आप ये जानिए कि जो दिक्कत ये है कि ये पूछ सकता है कि क्या है, तो ये यूएन का एजेंसी है, कोई अलग सा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यूएन का है। कहीं ना कहीं इस पे जो मुद्दा चल रहा है वो ये चल रहा है कि ये पर्टिकुलरली जो फलस्तीनियन रिफ्यूजी थे, उन्हीं की हेल्प करने के लिए 1949 में बनाया गया था, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल जस्ट ये बेसिक जानिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, मोस्टली हमने कर लिया। तो एक बार जो मेंस का क्वेश्चन आप लोग कल पढ़े थे उसको एक बार लिख लेते हैं। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन इन रूरल इंडिया, ए जेंडर पर्सपेक्टिव डिस्कस। थोड़ा ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन इन रूरल एरिया, ए जेंडर्ड पर्सपेक्टिव। 10 मिनट 15 मिनट देता हूं, यही लिखिए आप लोग, ठीक है? फिर 15 मिनट बाद में डिस्कस करता हूं। नहीं, कभी कभी 7 दिन में एक दिन मैं ऐसा दूंगा कि घर से कहूँगा लिख के लाने के लिए, तो यहीं पे लिखाऊंगा। 6 दिन आपको घर से लिख के लाइए, एक दिन यहीं लिखिए, तब कंक्लूड कर दूं यहीं पे। हाँ, अच्छा, 6 दिन और रुक जाओ, ठीक है। तब इसका मैं एक बात बता देता हूँ कैसे अप्रोच करना है। हम्म, ओके। हम्म, हम्म। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। तो ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी रहे तो कहीं ना कहीं मैं एजुकेशन पे इम्पैक्ट आएगा, तो कनेक्शन दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं रिसेंट में जो हम एजुकेशन का शिफ्ट देख रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, ऑनलाइन की तरफ, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल दिस थिंग ऑन द ऑनलाइन मोड, तो इससे स्टार्ट कर सकते हैं कि ड्यू टू द
डिजिटल रिवोल्यूशन या जो भी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन हो रहा है उसके कारण कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एक तरीके से कॉइन के दो पार्ट बन गए हैं, एक तरफ ये है तो एक तरफ ये है। फिर दूसरा बात कीजिएगा कि ठीक है ये तो है, तो लेकिन दिक्कत है कि जेंडर गैप, क्योंकि इसको जो डिस्कस करना है ये जेंडर्स पर्सपेक्टिव से करना है, तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी का है वो जेंडर्ड गैप है। जो कल हमने डेटा पढ़ा था कि जो हिसार का एक डिस्ट्रिक्ट में डेटा देखे थे कि जो मेल के पास, बॉयज के पास काफी ज्यादा है और गर्ल्स के पास काफी कम है। ये भी देखा था, उसी आर्टिकल में था कि जो गर्ल्स है उनका परफॉर्मेंस इज मच बेटर। अगर एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है तो गर्ल्स का जो परफॉर्मेंस है बेटर है एज कम्पेयर टू द बॉयज। तो यहाँ पे देखिएगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है कि जेंडर पर्सपेक्टिव सोसाइटी में भी है कि किसको मोबाइल देना है, मोबाइल देने के पास लड़की को दे रहे हैं तो उस पर एकदम निगरानी रख रहे हैं कि किससे बात कर रही है, क्या कर रही है, बच्चा एकदम गेम खेल रहा है। आर यू गेटिंग ना कि कहीं ना कहीं सोसाइटल माइंडसेट भी ये है। फिर सोसाइटल माइंडसेट ये भी है कि समाज के गांव के लोग आके कह रहे हैं कि आपने मोबाइल दे दिया आपकी लड़की बिगड़ जाएगी। देखा था ना कल, ये भी तो एग्जाम्पल था, एक वहां पे था, एक लड़की को दे दिया था तो पूरे गांव वाले कह रहे थे, वो खुद भी खरीदा था। तो कहीं ना कहीं ये एक पर्सपेक्टिव ये आ गया। दूसरी चीज आ गया कि कहीं कहीं इतना ज्यादा इंडिया में गरीबी है, जैसे कि उसमें ड्राइवर का एग्जांपल है कि एक ड्राइवर जिसकी बच्ची काफी पढ़ने में तेज है लेकिन वो उसको एक डिजिटल फोन नहीं दे सकता है। जो नहीं, एक लड़की थी खुशी जिसका नाम था, उसका फादर एक ड्राइवर थे, वो उनको मोबाइल फोन भी नहीं, तो वो क्या कर रही थी, सुबह उठ के 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ती थी जब तक कि पिताजी लेके मोबाइल न चले जाए। तो मतलब ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ये चीजें प्रोवाइड की जाए गर्ल्स को तो एजुकेशन का जो इम्पैक्ट एंड ओवरऑल स्टेटस होगा वुमेन्स का वो ज्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट, यही लिखना है। इतने में तो 250 वर्ड हो जाएंगे। फिर कंक्लूड कर दीजिए कि गवर्नमेंट का जो स्कीम चल रहा है सेल्फी विद द क्या है डॉटर, तो ये वाली चीज है कि ये सब गवर्नमेंट एफर्ट मार रही है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो ये एक दो एग्जांपल हमेशा होना चाहिए जो गवर्नमेंट की स्कीम को शो करे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पे कंक्लूड किया जाए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, ऑल द बेस्ट। फिर कल मिलते हैं, ठीक है ना, ऑल द बेस्ट।